अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर 1 के एमसीक्यूज जो कि है लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन। स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एमसीक्यू को देखिएगा। इफ w इक्वल्स टू f of z such that for given value of z there corresponds more than one value of w, then w is called relation single valued function, multi valued function, एंड ऑप्शन डी इज नॉट अ फंक्शन। अब ये देखिएगा, जब हम कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन की बात करते हैं ना, तो हम दो तरह के फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि अगर आपके पास w इक्वल्स टू f of z एक फंक्शन है, अगर आप z की एक वैल्यू पुट करें यहाँ पे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको w की भी एक ही वैल्यू मिले, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कि ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और इसके बरक्स अगर आप z की एक वैल्यू पुट करें यहाँ पे, लेकिन उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको w की एक से ज्यादा वैल्यू मिलती है, तो हम ऐसे फंक्शन को कहते हैं कि वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, इसके एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह से होगी। अगर आपके पास फंक्शन हो एक w इक्वल्स टू f ऑफ z, हम एक फंक्शन ले लेते हैं इक्वल्स टू z स्क्वायर। ठीक है, ये हमने एक फंक्शन ले लिया। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये फंक्शन जो है वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। किस तरह सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, आप ये देखिए। अगर आप यहाँ पे z की कोई वैल्यू पुट करते हैं, आप z की वैल्यू फॉर एग्जांपल हम यहाँ ले लेते हैं, हमने z की वैल्यू को 1 पुट कर दिया। जब आप z की वैल्यू को 1 यहाँ पे पुट करते हैं, तो आप ये चेक करें आपके पास w की क्या वैल्यू आती है। जब आप z को 1 लगाएंगे, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो आपको आपने 1 पुट किया z की जगह पे और उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको w की एक ही वैल्यू यहाँ पे मिल रही है। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि आप यहाँ पे इस फंक्शन में अगर आप कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे यहाँ हमने 1 पुट की, तो हमारे पास 1 का स्केयर जब अप्लाई किया 1 आ गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप 1 का स्केयर कहें 1 भी है और 2 भी उसका स्केयर है। तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ये ऐसा फंक्शन है जिसमें आप जी की एक वैल्यू पुट करते हैं, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको जब आपने w की भी एक ही वैल्यू मिलती है। इसलिए ये एग्जांपल हमारे पास होगी सिंगल वैल्यूड फंक्शन की। अब हम देखते हैं कि ऐसा फंक्शन जो कि हमारे पास जी की एक वैल्यू पुट करें लेकिन हमें एक से ज्यादा वैल्यू मिले, यानी हम बात कर रहे हैं मल्टी वैल्यूड फंक्शन की। तो उसकी एग्जांपल में भी हम ले सकते हैं, क्या एग्जांपल ले सकते हैं, हम उसमें ले सकते हैं स्क्वायर रूट जी। स्क्वायर रूट जी है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं जी रेज टू पावर 1/2। ठीक है, जब अगर आप इसको सॉल्व करें, हम इसको लिख लेते हैं जी रेज टू पावर 1/2 आपके पास था। दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर ले लें, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, w स्क्वायर इक्वल्स टू जी। अब ये एक फंक्शन, ये जो मैंने फंक्शन पहले हमने फंक्शन लिया था f इक्वल्स टू जी स्क्वायर, जिसको हमने चेक कर लिया, वो एक सिंगल वैल्यू फंक्शन है। अब जो हम एग्जांपल ले रहे हैं, आप इसमें देखेंगे कि ये एक सिंगल वैल्यू फंक्शन नहीं है, यानी आप इसमें जी की कोई एक वैल्यू पुट करते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिलेंगी। और वो किस तरह से मिलेंगी, अब आप इस केस में देखें। यहाँ पे भी हमने क्या ले लेते हैं, हम जी को 1 ही ले लेते हैं। जब आप जी को 1 यहाँ पे लगाएंगे, ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा w स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको w की दो वैल्यू मिलती है। कैसे, w स्क्वायर इक्वल w स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और इसको अगर आप सॉल्व करें, w प्लस 1 w माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से आपको सॉल्व करने पे w की दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस 1 और दूसरी क्या मिलती है आपको, -1। तो यहाँ देखिए, आपने w की सिर्फ एक वैल्यू पुट की थी, हमने यहाँ पे क्या पुट किया था, हमने पुट किया था z इक्वल्स टू 1, और उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको w की कितनी वैल्यू मिली, दो वैल्यू मिली। अब आपने एक वैल्यू पुट की, उसके कोरस्पॉन्डिंग आपको एक से ज्यादा वैल्यू मिली है। इसका मतलब ये एग्जांपल जो है वो एक मल्टी वैल्यू फंक्शन की है। ये हमारे पास मल्टी वैल्यू फंक्शन है, और ये एग्जांपल हमने की थी सिंगल वैल्यू फंक्शन। ठीक हो गया। तो जो हमें स्टेटमेंट दी गई है, जो हमारा एमसीक्यू है, उसमें जो हमें बताया है कि फंक्शन कैसे है कि अगर आप जी की एक वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपको w की क्या है, मोर देन 1 वैल्यू मिलती है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हमें दिया गया है, ये कुछ मल्टी वैल्यूड फंक्शन दिया गया है। तो हमारे पास क्या इसका राइट ऑप्शन होगा फिर, रिलेशन सिंगल वैल्यूड फंक्शन, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। तो हमने इसको देख लिया, ये हमारे पास क्या होगा, ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। ऑप्शन ए w इक्वल्स टू जी स्क्वायर। अगर आपको याद हो, अभी हमने ऊपर जो है वो एग्जांपल किया है, w इक्वल्स टू जी स्क्वायर को हम चेक कर चुके हैं, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता करेक्ट। ऑप्शन बी को देखिए, w इक्वल्स टू
स्क्वायर रूट जी, इसकी एग्जांपल भी हम कर चुके हैं। हमने देखा कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। जी की एक वैल्यू रखते हैं तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमें डब्ल्यू की दो वैल्यू मिलती हैं, तो ये एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद हम बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। डब्ल्यू इक्वल्स टू साइन जी, ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि जी की जगह पे आप कोई वैल्यू दें और उसके कोरिस्पॉन्डिंग साइन आपको जब अप्लाई हो तो एक से ज्यादा वैल्यू दे, तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, जी की एक वैल्यू पुट करेंगे आपको उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक ही वैल्यू मिलेगी डब्ल्यू की, तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। और यहाँ देखें W इक्वल्स टू प्रिंसिपल लॉग ऑफ सी, जो प्रिंसिपल लॉग होता है वो भी हमारे पास एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो फिर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन, इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। ऑप्शन ए W इक्वल्स टू जी क्यूब, ऑप्शन बी W इक्वल्स टू जी रेज टू पावर 1/3, ऑप्शन सी D W इक्वल्स टू जी रेज टू पावर 1/n, एंड डी W इक्वल्स टू प्लस माइनस जी स्क्वायर। अब अगर आप ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पे भी ये वाला जो फंक्शन है ये भी सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। आप जी की एक वैल्यू पुट करेंगे तो आप देखेंगे उसका क्यूब आपको एक ही वैल्यू मिलती है। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि कोई आपके पास नंबर था, आपने उसका क्यूब लिया तो एक से ज्यादा वैल्यू आपको मिल जाए। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे हमने स्क्वायर के केस में देखा था। आप एक नंबर ले, कोई नंबर यहाँ पे पुट करेंगे तो अगर यहाँ पे जी स्क्वायर होता, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि उसमें आप जी की जगह पे कोई वैल्यू देते हैं तो जवाब में आपको एक ही वैल्यू मिलती है। सेम इज द केस विद द क्यूब, कि अगर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको एक ही वैल्यू मिलेगी, तो ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन है। हमें बताना किसके बारे में, हमें सिंगल वैल्यूड फंक्शन का ही बताना है, तो इसका मतलब ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हमारे पास गिवन है W इक्वल्स टू जी रेज टू पावर 1/3। ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं किस तरीके से। हमें W इक्वल्स टू जी रेज टू पावर 1/3 को चेक करना है। आप क्या करें, दोनों साइड पे क्यूब अप्लाई करते हैं। दोनों साइड पे क्यूब लेने से ये आपके पास आ जाएगा W क्यूब इक्वल्स टू, यहाँ से क्यूब खत्म हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा जी। अब क्या करें, अब देखिए यहाँ से आप जी की एक वैल्यू पुट करेंगे, लेकिन उसके कोरिस्पॉन्डिंग आपको W की कितनी वैल्यू मिलेंगी, 3 मिलेगी। जैसे अगर आप यहाँ पे पुट करके देखें, अगर आप यहाँ पे जी को पुट कर दें 1, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी W क्यूब इक्वल्स टू 1। आप यहाँ से कह सकते हैं, यहाँ से आपको W की 3 वैल्यू कौन सी मिलेंगी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात करें तो वो आपके पास आ जाएंगी। यहाँ से आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी W की। जी की जगह पे एक वैल्यू पुट की, जी इक्वल्स टू 1, लेकिन जवाब में आपको कितनी वैल्यूज मिल रही हैं, W की 3 मिल रही हैं। इसका मतलब ये सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है, बल्कि ये 3 वैल्यूड फंक्शन है। तो ये हमारे पास एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, तो सिंगल तो हो नहीं सकता, तो इसलिए हमारी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगी। आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कौन सा फंक्शन इस टाइप का जो होंगे वो सिंगल वैल्यूड होंगे या फिर मल्टी वैल्यूड होंगे, जिनमें हमारे पास सिंपल यहाँ पे विदाउट फ्रैक्शन, यानी कि जैसे यहाँ पे इंटीजर वैल्यू में कोई पावर होगी तो वो आपके पास क्या होगी, वो एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। ठीक है, और अगर आपके पास 1 ओवर समथिंग इंटीजर आ जाता है तो 1/n फॉर्म के जितने भी नंबर आएंगे पावर में, 1/n टाइप का अगर आपके पास फंक्शन आ जाता है जी रेज टू पावर 1/n, वो हमेशा मल्टी वैल्यूड फंक्शन होगा। और अगर आपके पास जी रेज टू पावर n टाइप का फंक्शन आ जाता है तो वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन होगा। तो इसका मतलब सी भी एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन है। आप इसको यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि जब हमारे पास 1/3 था तो वो 3 वैल्यूड फंक्शन था। अगर आपके पास 1/n आ जाता है तो ये n वैल्यूड फंक्शन होता। और ऑप्शन डी को भी अगर आप चेक करें तो यहाँ अगर ये प्लस माइनस ना होता, जी स्क्वायर होता, तो इसको हम चेक कर चुके हैं, एक सिंगल वैल्यू था। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे प्लस माइनस आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन हमारे पास बन गया, ये 2 वैल्यूड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था, हमें क्योंकि सिंगल वैल्यूड का बताना था, तो वो ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। ऑप्शन एमसीक्यू 4 है, a function w equals to f of z has limit w naught as z tends to z naught if for given epsilon there is delta greater than 0 such that f of z minus w naught mod less than epsilon whenever, ये असल में हमारे पास फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन है। लिमिट हम कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है w equals to f of z, w नॉट को अप्रोच करेगा, जब z नॉट को अप्रोच करेगा, अगर आपके पास कंडीशन क्या पूरी हो जाए, f of c minus w naught mod less than epsilon whenever 0 z minus z naught mod greater equals to 0 but less than delta। अब आपके पास ये गिवन है, हमें पूरा करना है लिमिट की डेफिनेशन को, तो क्या आ जाएगा कि f of z minus w naught mod less than epsilon whenever 0 z minus z naught mod greater equals to 0 but less than delta। तो ये हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन है स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप इसमें से देख लें कि हमारे पास कौन सा राइट ऑप्शन बनेगा। यहाँ गिवन है z minus z naught less than delta, तो यहाँ पे मॉड गिवन नहीं है, मॉड जो है वो जरूरी है, तो आपके पास ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को देखें, z minus z naught mod less than delta।
ठीक है, और लेस देन डेल्टा तो है, लेकिन अगर आप देखें इससे बेटर ऑप्शन मौजूद हो जिसमें ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होगा तो वो हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में देखें, z माइनस जी नॉट मॉड ग्रेटर देन 0 लेस देन डेल्टा। बेटर है कि आप इसके साथ यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगाएं। z माइनस जी नॉट मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 बट लेस देन डेल्टा। ऑप्शन डी z माइनस डेल्टा लेस देन 0। तो ये अगर आप देखें कंपेयर करें ऑप्शन ए के साथ तो ये वही गिवन है। अगर आप इस डेल्टा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें और जी नॉट को इधर ले आए तो ये z माइनस जी नॉट लेस देन डेल्टा ही बनता है। तो ये दोनों ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो सेम है, तो ये है नहीं हमारा ऑप्शन। हमने डेफिनेशन को देखा तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनता है वो आपके पास ऑप्शन सी बनता है। आगे चलते हैं। MCQ 5 को देखें, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z माइनस 1। हमें लिमिट कैलकुलेट करनी है और बताना है कि इसमें से आपके पास कौन सा आंसर आता है। जब भी लिमिट कैलकुलेट करनी है आप फर्स्टली तो आप यही करेंगे, जो भी आपके पास z जिस भी लिमिट को अप्रोच कर रहा है उसको डायरेक्टली अपने फंक्शन में पुट करके देखें। अगर तो कोई फाइनाइट नंबर आपके पास आ जाता है तो वही हमारी लिमिट होगी। लेकिन अगर हम जैसे इस केस में देख रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिमिट को पुट करती हूँ तो ये मेरे पास 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा माइनस 1 1 माइनस 1 0 और नीचे 1 जी की जगह पे पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0। तो ये हमारे पास 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। हमारे पास कोई डेफिनेट नंबर नहीं आएगा इस तरह से, तो इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको अपना दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप लिखेंगे लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z स्क्वायर माइनस 1 ओवर z माइनस 1। एक तो आपके पास ये तरीका है कि आप इसकी फैक्टराइजेशन कर ले, फैक्टर बना ले इसकी। लिमिट z अप्रोचेस टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा z प्लस 1 z माइनस 1 ओवर z माइनस 1। ठीक है, जब आप ये फैक्टर बना लेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो आपके पास बचेगा वो बचेगा लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z प्लस 1। अब आप इसमें लिमिट पुट करके देख सकते हैं। जब आप लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास लिमिट सॉल्व हो गया और इसका आंसर क्या आ गया 2 आ गया। इसी को आप एक और तरीके से कर सकते हैं, वो ये कि होता है कि जैसे सेट रियल वैल्यूड फंक्शंस में हम l'Hopital रूल को अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किया जा सकता है। लेकिन आपने ध्यान रखना होता है कि आपके पास यहाँ जो दो फंक्शंस होते हैं, अगर इस फंक्शन को मैं f कह दूँ इसको g कह दूँ, f और g जो दो फंक्शन होते हैं उन दोनों को एनालिटिक होना चाहिए। f फंक्शन को भी एनालिटिक होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हैं उस पर, और g फंक्शन को भी उस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एफ फंक्शन भी वन उस पॉइंट पे क्या हो 0 उसकी वैल्यू, जी फंक्शन की वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या होनी चाहिए 0। बट जी डैश ऑफ जी नॉट, अगर मैं इस पॉइंट को जी नॉट कह दूँ, जी डैश ऑफ जी नॉट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तब आप क्या कर सकते हैं, l'Hopital रूल अप्लाई कर सकते हैं। हम लिख लेते हैं इसको किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आपके पास इस तरह से कोई लिमिट गिवन हो फंक्शन एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी। अब हम क्या करना चाहते हैं, हम इसमें l'Hopital रूल अप्लाई करना चाहते हैं। कब अप्लाई हो सकेगा, अगर आपके पास क्या हो कि हमारे पास एफ ऑफ जी नॉट ये भी 0 हो, जी ऑफ जी नॉट ये भी 0 हो। ठीक है, फर्स्टली आपने ये चेक करना होता है कि एफ और जी दोनों के दोनों, एफ और जी ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये दोनों एनालिटिक होने चाहिए। एनालिटिक होना चाहिए जिस पॉइंट पे आप लिमिट कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम जी नॉट पे चेक करना चाह रहे हैं, सबसे पहली कंडीशन आपने यही देखनी है अगर आप l'Hopital रूल लगाना चाहते हैं कि एफ और जी दोनों के दोनों एनालिटिक हो एट पॉइंट जी नॉट। ये वो पॉइंट है जिसपे हम लिमिट चेक करें। और दूसरी बात आपने जो चेक करनी है इसके बाद वो ये देखनी है कि एफ ऑफ जी नॉट भी 0 हो, जी ऑफ जी नॉट भी 0 हो, बट आपके पास क्या हो, जी डैश ऑफ जी नॉट ये नॉन जीरो होना चाहिए। अगर हमारे पास ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो क्या बन जाएगी, लिमिट जी नॉट एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ जी नॉट जी डैश ऑफ जी नॉट। ठीक हो गया, इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, इस l'Hopital रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखें ये हमारा एफ था, ये पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस होती हैं, तो ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। ठीक है, सॉरी हमें एनालिटिसिटी को देखना है। और पोलिनोमियल जो है ऊपर भी एक पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, एंटायर फंक्शन होते हैं, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं। तो हमारा एनालिटिसिटी में वाला मसला हल हो गया। तो पहली कंडीशन तो पूरी हो गई है l'Hopital रूल को अप्लाई करने की। नेक्स्ट हमें ये चेक करना है कि एफ ऑफ जी नॉट भी 0 हो, जी ऑफ जी नॉट भी 0। तो आप ये देखिए जब हमने एफ की जगह पे 1 को पुट किया तो ये 0 बन रहा है,
और इसी तरह अगर आप जी की जगह पे जी फंक्शन में जी को 1 पुट करते हैं वो भी 0 बन रहा है, तो आपके पास ये दूसरी कंडीशन भी पूरी हो रही है। लास्टली अब आपने इस कंडीशन को चेक करना है, जी डैश ऑफ जी नॉट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए। अब आप ये देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जी क्या गिवन है, वो आपको गिवन है जी माइनस 1। तो जब आप जी डैश ऑफ जी निकालेंगे ये क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। अब आप देखिए पॉइंट हमारा जी नॉट क्या है, यहाँ पे 1 है। जब जी ऑफ 1 कैलकुलेट करेंगे 1 नहीं आएगा, और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो आ गया। हमारी सारी कंडीशन लुपिटल रूल को अप्लाई करने की पूरी हो गई हैं। तो जब ये पूरी हो गई हैं अब आप ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। जब आप इसको अप्लाई करेंगे यहाँ देखें क्या आ जाएगा, एफ डैश ऑफ जी नॉट, एफ डैश ऑफ जी नॉट क्या है, एफ डैश ऑफ जी निकालने पहले अगर आप, वो क्या आ जाएगा 2z। और जब आप एफ डैश ऑफ जी नॉट करेंगे 2z आया है हमारे पास डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ जी, और जब आप डैश ऑफ जी नॉट निकालेंगे 2z नॉट बन जाएगा ओवर जी डैश ऑफ जी कितना आया था 1, और जी डैश ऑफ जी नॉट भी करेंगे तो आपके पास 1 ही आ जाएगा, यानी ओवरऑल आपके पास बना 2z नॉट। अब आप क्या करें, जी नॉट की वैल्यू को भी पुट कर दें। जी नॉट किसके इक्वल है, जी नॉट आपके पास इक्वल है 1, ठीक है। जब आप जी नॉट की जगह पे यहाँ 1 लगाएंगे तो आपके पास 2 इंटू जी नॉट की जगह पे 1 लगाया ये 2 आ गया। देखिए दोनों केसेस में आपके पास आंसर सेम ही आता है, चाहे आप इस तरह से कर लें चाहे आप इस तरह से कर लें। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो इसमें से होगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिए, लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट z अप्रोचेस टू 1 z रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर z माइनस 1। अगर आप इसको कंपेयर करें तो ये जो है वो इसी टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि हमने 5 में किया, एमसीक्यू 5 में और 6 में, दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, बस यहाँ पावर जो है वो 2 थी और यहाँ पावर n दे दी है। तो आप इसको भी इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ये देखेंगे क्वेश्चन डॉक्टर इकबाल की बुक में भी दिया गया है, उसमें इसको जो है वो 3 तरीकों से 3 केसेस में इसको डिस्कस किया गया है इस पावर n को, कि अगर n जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर हो जाती है, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाती है, या फिर n कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाती है, तब हम तीनों केसेस में इस लिमिट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास तीनों लिमिट्स का आंसर क्या आता है, सेम आएगा और फिर ये लिमिट एक्सिस्ट कर जाएगी। तो आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं, और मजीद हमने जो अभी लुपिटल रूल को डिस्कस किया आप उसको इसको उस तरीके से भी कर सकते हैं। जब आप इसको उस तरीके से करेंगे तो ये आपके पास एफ ऑफ जी है, ये आपके पास जी ऑफ जी है। पहली कंडीशन क्या होना चाहिए, एफ को भी एनालिटिक होना चाहिए पॉइंट जी नॉट जो कि यहाँ पे 1 है, जी ऑफ जी को भी एनालिटिक होना चाहिए इस पॉइंट 1 पे। तो हम ये देख रहे हैं ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, दोनों पोलिनोमियल है। और पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा इंटायर फंक्शन होते हैं, तमाम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक होते हैं, तो 1 पे भी एनालिटिक हो जाएंगे। एनालिटिसिटी वाला मसला खत्म हो गया, पहली कंडीशन पूरी होगी लुपिटल रूल को अप्लाई करने की। अगली कंडीशन आपके पास क्या थी कि एफ ऑफ जी नॉट भी 0 होना चाहिए, जी ऑफ जी नॉट भी 0 होना चाहिए। तो अब अगर 1 को यहाँ पे पुट करते हैं एफ ऑफ जी में, तो आप देखते हैं 1 पावर n 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाता है, और जब आप इसमें पुट करते हैं जी ऑफ जी में 1 तो ये भी 0 हो जाता है। तो हमारी दूसरी कंडीशन पूरी होगी। लास्टली आपने क्या देखना होता था कि जी डैश ऑफ जी नॉट भी नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जी ऑफ जी का जब आप डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सेम ये वही वाला केस बन रहा है हमारे पास। यहाँ जी ऑफ जी हमारे पास गिवन है z माइनस 1, जब आप इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं ये आपके पास आ रहा है 1, और जब आप इसमें पॉइंट पुट करते हैं जिसपे हम लिमिट कैलकुलेट करते हैं तब भी ये 1 आ रहा है, यानी कि नॉन जीरो। तो हमारे पास तीनों कंडीशन जो भी हमारे पास लुपिटल रूल को अप्लाई करने की थी वो सारी पूरी हो रही है। अब आप लुपिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, इसका भी डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। यानी आपके पास जो लिमिट बनेगी z अप्रोचेस टू 1 z पावर n माइनस 1 ओवर z माइनस 1। ये आप इसको किस तरह से करेंगे, लिमिट, अब आप इसको लिमिट ना लिखें, ठीक है, डेरिवेटिव लेके डायरेक्ट लिख लेते हैं। डेरिवेटिव लेंगे इस फंक्शन का, क्या आ जाएगा n z पावर n माइनस 1, ठीक है। और नीचे आपके पास आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसकी 1 पे वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो आप क्या करें, इसको वैल्यू जब आप पुट करेंगे आप इसको क्या कह लें, आप इसको कह लें कि हमने इस पॉइंट को जी नॉट नाम रखा, ठीक है, जी नॉट इक्वल्स टू 1, ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको। तो यहाँ पे जी नॉट लगा लें। अब आप इसमें क्या करें, जी नॉट की वैल्यू को पुट कर दें जो कि क्या है यहाँ पे 1, n पावर 1 रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। और आपको पता है कि आप 1 की जो मर्जी पावर लें 1 ही रहता है, n इंटू यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद n, यानी हमने लिमिट सॉल्व कर ली है। और सॉल्व करने के बाद जो लिमिट का आंसर आया वो कितना है n। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ठीक है, ये n होगा। आप इसको याद कर लेते हैं, अगर आसान है मुश्किल नहीं है तो फिर आप इसको तो बगैर सॉल्व किए कर सकते हैं, क्योंकि जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी लिमिट का क्वेश्चन आएगा जी पावर n माइनस 1 ओवर जी माइनस 1 जिसमें के जो लिमिट है वो 1 को अप्रोच कर रही हो, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा n।
अब आप इसको कंपेयर करें इसके साथ, यहाँ पे n की जगह पे क्या था 2, तो इसका आंसर क्या आएगा फिर 2। तो इस तरीके से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखते हैं। एमसीक्यू 7 है, a part of many valued complex function which is single valued and relative is called a point, branch, cut, section। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में आप देखिए हमने दो तरह के फंक्शंस को डिस्कस किया, एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है और एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है। अगर आपके पास कोई मल्टी वैल्यूड फंक्शन है और आप उसका ऐसा पार्ट कंसीडर कर देते हैं जो कि सिंगल वैल्यूड होने के साथ साथ एनालिटिक भी होता है, तो उसको हम कहते हैं ब्रांच। ठीक है, ब्रांच हम कहते हैं, दोबारा सुनिएगा, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का वो पार्ट जो कि सिंगल वैल्यूड होने के साथ साथ एनालिटिक भी होता है, उसको हम ब्रांच कहते हैं। इसके बाद आप एक ब्रांच कट का लफ्ज भी सुनते हैं। ब्रांच कट हमारे पास एक ऐसी लाइन, ऐसा सेगमेंट होता है जो आप ये कह रहे हैं कि जो जिस फंक्शन को हमने, जो हमारे पास मल्टी वैल्यूड फंक्शन का हमने पार्ट लिया था, सिंगल वैल्यूड जिसको बनाया था, उसके लिए एक बैरियर का काम करता है ब्रांच कट। बैरियर कहने का मकसद क्या है कि जब वो फंक्शन जो है वो उस बैरियर को क्रॉस करेगा तो उसके बाद वो सिंगल वैल्यूड नहीं रहेगा, बल्कि वो क्या हो जाएगा, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसा पार्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शन का जो सिंगल वैल्यूड हो और एनालिटिक भी हो, उसको हम ब्रांच कहते हैं। और कट, ब्रांच कट क्या होती है, ऐसी बैरियर, ऐसी लाइन या ऐसा सेगमेंट होती है जिसको फिर वो फंक्शन जो हमने पार्ट लिया था, जिसको हमने सिंगल वैल्यूड पार्ट मल्टी वैल्यूड फंक्शन का कंसीडर किया था, जिसको फिर अगर वो फंक्शन क्रॉस करता है तो फिर वो सिंगल वैल्यूड नहीं रहता। यानी हमारे पास एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन था, उसका हमने एक पार्ट कंसीडर कर लिया, जिसको हमने सिंगल वैल्यूड हमने बनाया। ठीक है, वो सिंगल वैल्यूड पार्ट हमने उसका कंसीडर कर लिया, अब उसके लिए एक बैरियर आ गया है जिसको हम ब्रांच कट कह रहे हैं। अगर वो उसको क्रॉस करेगा तो फिर वो अपनी सिंगल वैल्यूड की जो प्रॉपर्टी हम उसमें आई थी उसको खो देगा और वो फिर से क्या बन जाएगा, वो मल्टी वैल्यूड फंक्शन बन जाएगा, उसको कहते हैं हम ब्रांच कट। तो यहाँ हमें क्योंकि ऐसे फंक्शन के बारे में बताना था जो कि क्या है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन का पार्ट है, और कैसा पार्ट है, सिंगल वैल्यूड भी है और एनालिटिक भी है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ब्रांच कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू को देखिए। Let w equals to f of z be a complex valued function such that f of z minus f of z naught whole mod less than epsilon whenever z minus z naught mod greater equals to 0 but less than delta, then w equals to f of z is। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। इसका मतलब हमें क्या बताना है कि ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, ऑप्शन ए देखें, ऑप्शन ए में दिया गया है मल्टी वैल्यूड फंक्शन। इसमें ऐसी तो कोई बात नहीं है, मल्टी वैल्यूड फंक्शन तो नहीं है, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन बी, कॉन्टिन्यूस एट जी नॉट, एग्जैक्टली यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें ये जो डेफिनेशन दी गई है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद ऑप्शन सी को देखें, डिफरेंशिएबल एट जी नॉट, तो ये डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन नहीं है, इसको भी आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। और नन ऑप्शन का सवाल पैदा नहीं होता क्योंकि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन मौजूद है, तो बी इसकी करेक्ट ऑप्शन। MCQ 9, the function f of z equals to z mod square is continuous at। हमें ये बताना है कि ये जो फंक्शन हमें गिवन है ये इनमें से किस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। ए ऑप्शन 0 पे, बी 1 पे, सी 10 और डी ऑल ऑफ दिस। हम इन जनरल इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी मॉड स्क्वायर। ठीक है, अगर आपने किसी फंक्शन को कंटिन्यूस प्रूव करना होता है तो डेफिनेशन हमारे पास क्या है, हम एप्सिलॉन डेल्टा वाली डेफिनेशन में नहीं जाते हैं, हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशन है हम उसको देख लेते हैं। बेसिक तो एप्सिलॉन डेल्टा वाली है, हम एक डेफिनेशन लिमिट की फॉर्म में भी लिखते हैं। वो क्या होती है, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी नॉट। यानी अगर हम कहते हैं हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन एफ ऑफ जी है और हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं एट पॉइंट जी नॉट, तो हमारे पास डेफिनेशन क्या है इन लिमिट फॉर्म, वो हमारे पास है कि लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी नॉट। अब इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर आप जी नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है तो हमारे पास फंक्शन इस पॉइंट जी नॉट पे क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। तो हम इस डेफिनेशन के थ्रू अपने इस फंक्शन को चेक करते हैं, अगर सेटिस्फाई हो गई है तो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा एट पॉइंट जी नॉट, सॉरी कंटिन्यूस। तो पहले हम क्या करते हैं, हम अपने फंक्शन एफ ऑफ जी की जी नॉट पे फंक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। जब आप जी की जगह पे जी नॉट लगाएंगे क्या आ जाएगा आपके पास, जी नॉट मॉड स्केल। और अगर आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी इक्वल्स टू लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी क्या है आपके पास, जी मॉड स्केल। लिमिट पुट कर दें,
लिमिट पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा जी नॉट मॉड स्केयर। अब अगर आप नोट करें जो आपकी फंक्शनल वैल्यू आई है वो भी एफ ऑफ जी नॉट मॉड स्केयर आई है, और जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी एफ ऑफ वो भी जी नॉट मॉड स्केयर आई है। इसका मतलब आपके पास ये जो हमारे पास डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की ये सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी मॉड स्केयर हमने लिया है इज कॉन्टिन्यूस एट जी नॉट। और जी नॉट क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था, इसका मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लें जी नॉट की जगह पे, उस पे ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो फंक्शन आया है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ आप ऑप्शन में अगर चेक करें तो किस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है, कॉन्टिन्यूस है, 0 पे, 1 पे, 10 पे, ऑल ऑफ दिस क्योंकि हमने अभी देख लिया कि हमारा ये जो फंक्शन है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कंटिन्यूस है, तो ये भी तो उसी में शामिल है, ये सारे के सारे। तो इसका मतलब आपकी जो करेक्ट ऑप्शन बनती है वो फिर डी ऑप्शन बनती है। नेक्स्ट MCQ 10. The function f of z equals to z plus 4 iota over z square plus 9 is discontinuous at। अब हमने क्या बताना है, अब हमने इसकी डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है कि ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस होगा। सबसे पहले तो अगर आप नोट करें तो ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन को कैसे फंक्शन को हम कहते हैं, ऐसा फंक्शन जिसमें न्यूमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होती है और आपके पास डिनोमिनेटर में भी एक पॉलिनोमियल होती है। ऐसे फंक्शन को हम रैशनल फंक्शन कहते हैं। तो रैशनल फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ना वो आप ये देख लें, रैशनल फंक्शन जब भी आपके पास आएगा वो उन तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस होगा जो उसकी डोमेन में शामिल होंगे। यानी रैशनल फंक्शन अपने डोमेन पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो ऐसा अब हमने अगर ये देखना है कि ये डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होंगे, तो आप सिर्फ इतना भी चेक कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा। जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं रहेगा यानी जो पॉइंट्स इसकी डोमेन में शामिल नहीं है वही इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। अब आप अगर आपके पास कोई रैशनल फंक्शन है, आप देखना चाहते हैं वो किस पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं है या डिसकंटिन्यूस है, तो आप क्या करें, जो उसके डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसके आप जीरोस फाइंड कर लें, क्योंकि जो इसके जीरोस होंगे उस पर ये फंक्शन क्या रहेगा, डिफाइन ही नहीं रहेगा। और जब डिफाइन नहीं रहेगा तो आपका फंक्शन वहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ डिनोमिनेटर में जो फंक्शन गिवन है वो क्या आपके पास जी स्क्वायर प्लस 9। अब अगर हम इसके जीरोस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इसको इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर लें। इसके आपके पास क्या बन रहे हैं, फैक्टर बन रहे हैं, या आप देखें सी प्लस या जी स्क्वायर प्लस, ठीक है। उसके बाद ये क्या आपके पास है, ये जी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है। जी स्क्वायर प्लस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, जी प्लस 3 आयोटा और जी माइनस 3 आयोटा। अगर यहाँ पे माइनस होता है तो आपको पता है जी प्लस 3 जी माइनस 3 बनता है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस आ जाता है तो फिर हमें आयोटा साथ लगाना पड़ता है ताकि यहाँ पे प्लस बना सकें। तो ये जी प्लस 3 आयोटा जी माइनस 3 आयोटा इसके दो फैक्टर बन गए इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब है जी प्लस 3 इक्वल्स टू 3 आयोटा इक्वल्स टू 0 और जी माइनस 3 आयोटा इक्वल्स टू 0। अब अगर आप यहाँ से वैल्यू फाइंड करें जी की, यहाँ से आ जाएगी माइनस 3 आयोटा और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी 3 आयोटा। तो ये आपके पास जीरोस आ गए हैं डिनोमिनेटर के, यानी ये वो वैल्यूज हैं जिसपे आपका ये जो रैशनल फंक्शन है वो डिफाइन नहीं रहता या फिर डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, अब देखें ऑप्शन में हमारे पास 9 माइनस 3 आयोटा 4 आयोटा 0 गिवन है। इनमें से 9 4 आयोटा 0 पे तो इसको कोई मसला ही नहीं है, इसको मसला सिर्फ किस पॉइंट पे है, माइनस 3 आयोटा पे और 3 आयोटा पे। इन दोनों में से सिर्फ एक ही वैल्यू गिवन है तो वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ से माइनस 3 आयोटा आपका रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ये इस पे डिसकंटिन्यूस हो जाता है। नेक्स्ट MCQ को देखें, the function w equals to z square plus 3 over z square plus 1 into z square plus 16 is continuous at। इनमें से अब पहले हमने डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस किया, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, ठीक है। कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए भी एक आसान तरीका यही है कि जब भी आपके पास कोई रैशनल फंक्शन गिवन है तो आप क्या करें, वो पॉइंट्स निकाल लें जो जिस पे वो फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूस है, उसमें से फिर आप यहाँ से देख लें कि कौन से उनको निकाल दें, बाकी जो बचता है फिर वही उसका पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी होगा। इस तरीके से भी आप इसको देख सकते हैं, या आप यहाँ से क्या करें, ठीक है, हम यही काम कर लेते हैं जो ऊपर करके आए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये एक रैशनल फंक्शन है क्योंकि इसके ऊपर भी एक पोलिनोमियल है और नीचे भी एक पोलिनोमियल है। हमने ये कहा था कि अगर आपके पास रैशनल फंक्शन है, आप उसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट्स चेक करना चाहते हैं तो आप उसके डिनोमिनेटर के जीरो फाइंड कर लें, वही उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होंगे। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर में फंक्शन गिवन है वो क्या है, जी स्क्वायर प्लस 1 और जी स्क्वायर प्लस 16 इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है, जी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और जी स्क्वायर
प्लस 16 इक्वल्स टू 0। जब आपने इसको इक्वल्स टू 0 रखा है, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, जी स्क्वायर इक्वल्स टू -1, और यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू निकली है प्लस माइनस आयोटा। ठीक हो गया। और यहाँ से अगर आप फाइंड करें जी, इसके फैक्टर बना लें आप, ठीक है, जी प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा जी माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है जी प्लस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0, जी माइनस 4 आयोटा इक्वल्स टू 0। यहाँ से जी की वैल्यू -4 आयोटा और यहाँ से जी की वैल्यू 4 आयोटा। यानी ये जो हमारे पास पॉइंट्स आए हैं, 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे हमारा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इसके अलावा कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जहाँ पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस ना रहता हो। तो फिर हमने सिर्फ इनका ख्याल रखना है। अब हमने क्योंकि पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी बताना है, तो हमने ये नहीं बताना, आपने इनको क्लिक नहीं करने देना। ये सिर्फ हमने इसलिए फाइंड कर लिया है कि हमारे पास अगर ऐसा कोई पॉइंट होगा तो वो हर किस जो है कंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा। इनके अलावा कोई भी पॉइंट अगर हमें मिल जाता है तो वो हमेशा ये जो फंक्शन हमारे पास है उन पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। चेक करते हैं ऑप्शन ए को, देखें अयोटा गिवन है। अयोटा अभी हमने चेक कर लिया कि वो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता इस पे। 4 आयोटा, 4 आयोटा को भी हम चेक कर चुके हैं, वो भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता फंक्शन इस पे। सिमिलरली आप ऑप्शन सी को चेक करें, ऑप्शन सी में -4 आयोटा गिवन है, उसको भी हमने देखा है कि वो हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ये भी नहीं हो सकता। लास्ट आपके पास क्या बचा, आपके 3 आयोटा बचा, और 3 आयोटा अगर आप देखें तो वो हमारे पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में नहीं है। इसका मतलब 3 आयोटा पे फंक्शन को कोई मसला नहीं है, फंक्शन वहाँ पे क्या है, कॉन्टिन्यूस। तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, उसके बाद MCQ 12 देखें। Which of the following function is discontinuous at 5? ये जो फंक्शन हमें दिए गए हैं इनमें से हमें बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 5 पे क्या डिसकंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूस चेक करना है तो आप ये देख लें, ये हमारे पास ऑप्शन ए में गिवन है w इक्वल्स टू z प्लस 5 ओवर z माइनस 5। एक रैशनल फंक्शन गिवन है क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। और रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी चेक करने का मेथड हम देख चुके हैं कि हमारे पास जिन पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं होते उन पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं होते, या आप कहिए कि ये सिर्फ अपने डोमेन में ही कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें, अगर मैं चेक करना चाहूँ किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो आप क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर के 0 फाइंड करेंगे। और इसके डिनोमिनेटर की जब आप 0 फाइंड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, इसका डिनोमिनेटर है z माइनस 5, इसके 0 फाइंड करने हैं तो इक्वल्स टू 0 रख दें, z इक्वल्स टू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो 5 ऐसा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन जो रैशनल फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। तो हमें किस पे बताना था, हमें 5 पे ही बताना है, तो इसका मतलब ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन बी में देखें, बी w इक्वल्स टू z प्लस 5 आयोटा। तो ये तो एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल हमारा हमने देख लिया है पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो ये नहीं हो सकता, हमें डिसकॉन्टिन्यूस बताना है। ऑप्शन सी को देखिए, w इक्वल्स टू g ओवर z प्लस 5। इसको अगर फंक्शन, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, अगर हम इसको देख लेते हैं कि इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होंगे। तो रैशनल फंक्शन के डिनोमिनेटर के जो जीरोज होते हैं वही उसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं। यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, c प्लस 5, इसके 0 फाइंड करने इक्वल्स टू 0 रखें, g इक्वल्स टू -5। तो इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट का मसला है जिसपे ये फंक्शन जिसपे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, वो क्या है, -5। लेकिन हमें तो -5 पे बताना ही नहीं है, हमें तो 5 पे बताना है, और 5 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता, वरना का सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि हमें राइट ऑप्शन मिल चुका है। ऑप्शन ए हमारी करेक्ट ऑप्शन है। ये ऐसा फंक्शन है जो कि 5 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप यहाँ से डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि जब आप जी की जगह पे 5 लगाते हैं तो 5 माइनस 5 नीचे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है। और जब डिफाइन ही नहीं है तो हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमें ये कहते हैं कि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइन भी होना चाहिए, उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, और फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल आनी चाहिए। अब पहली कंडीशन ही वायलेट करके फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, तो हमारा फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता एट z इक्वल्स टू 5 पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या होगी, जी ऑप्शन ए। ठीक है, 12 एमसीक्यूज होके हैं, बाकी एमसीक्यूज इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। हम कॉम्प्लेक्स के चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे। 12 एमसीक्यूज हो गए थे, नेक्स्ट हमें स्टार्ट करना था एमसीक्यू 13 से। इसको स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यू 13, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है ये हमने बताना है। ऑप्शन ए देखिएगा, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देन इट इज आल्सो कंटिन्यूअस। अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो वो कंटिन्यूअस तो हो नहीं सकता।
ठीक है ना, कि एक चीज हम कह रहे हैं ही नहीं तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है वो है भी। ठीक है, तो अगर डिसकॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। ऑप्शन बी देखें, अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। जी ठीक है, ये अगर कोई फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है तो वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस भी होता है, यानी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी इम्प्लाइज कॉन्टिन्यूटी। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन ऐसा है जो कि कॉन्टिन्यूस है, जरूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो जाए। इस एग्जांपल हम देख लेते हैं। फंक्शन हमारे पास है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1/z, और डोमेन हम ले लेते हैं 0 to 1। ठीक है, इस डोमेन में हमारे पास ये जो फंक्शन है ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों कॉन्टिन्यूस है, अगर आप ये देखिए हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक रैशनल फंक्शन है। ठीक है, वन जो है इसको आप कह सकते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। हमने ये देखा था कि जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन पे क्या होते हैं, वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। ठीक है, अब अगर आप ये देखें जो 0 1 है, ये जो अगर हम बात करें ये .0 की, ये तो यहाँ पे इंक्लूड भी नहीं है और इसके डोमेन में भी शामिल नहीं है, तो अगर इसको खतरा होगा, ये फंक्शन हमारे पास ऐसा जो है फंक्शन है। अगर मैंने रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना है तो हम ये पहले भी देख चुके हैं कि अगर आप किसी भी रैशनल फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके जीरोस फाइंड कर लें। तो जो जो डिनोमिनेटर के जीरोस होते हैं वो रैशनल फंक्शन के पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं। तो अगर आप यहाँ से देखें जो रैशनल फंक्शन का यहाँ पे डिनोमिनेटर बनता है वो जी बनता है। तो अगर आप इसके जीरोस फाइंड करना चाहें वो क्या है, सिर्फ वो जी इक्वल्स टू जीरो है। यानी ये इज जी इक्वल्स टू जीरो सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जिसपे ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता, यानी ये इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। इसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसपे फंक्शन क्या हो, वो एनालिटिक कॉन्टिन्यूस ना हो। तो यहाँ अगर आप देखें तो z इक्वल्स टू जीरो से हमें मसला था या हमें खतरा था, और वो यहाँ पे शामिल भी नहीं किया गया इस इंटरवल में। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल पे ये वाला फंक्शन क्या है, वो कॉन्टिन्यूस है। लेकिन ये जो फंक्शन है ये इस पूरे इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस तो है, लेकिन इस पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्यों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हम किसी इंटरवल पे अपने फंक्शन को कह रहे हैं कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो उसके एंड पॉइंट पे उसको मस्ट क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर मैं एंड पॉइंट को इंक्लूड करती हूँ तो मुझे यहाँ मसला 1 से तो नहीं बनेगा, लेकिन मसला किससे बनेगा, मुझे 0 से बनेगा, क्योंकि हमने देख लिया 0 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो 0 को इंक्लूड करने से मेरे पास ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। इसका मतलब ये इंटरवल पे फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फिर नहीं बन सकता। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, क्योंकि उसने ये कहा है कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है देन इट इज आल्सो कॉन्टिन्यूस। तो ये हमने देखा ये ट्रू होता है। इसका कन्वर्स अलबत्ता जो है वो जो है होल्ड नहीं करता, जिसको हमने देख लिया। हमेशा होल्ड करना जरूरी नहीं है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो जरूरी नहीं है हमेशा कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी हो, वो जरूरी नहीं है। उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल देख ली, ऐसा फंक्शन लिया जो कि कॉन्टिन्यूस तो था लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस वो नहीं था, इसलिए इसका कन्वर्स जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन सी में देखें, अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस देन इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल होना भी जरूरी नहीं है, इसके लिए भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। आप ये देखिए, हम इसको आगे जाके करेंगे कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट, अगर आप ये फंक्शन ले लें, ये ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास कॉन्टिन्यूस तो है, ठीक है, और ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी है। इसको हम पहले यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस प्रूफ कर देते हैं। ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए फंक्शन जो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके डिफरेंशिएबिलिटी को भी हम आगे जाके प्रूव करेंगे, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये प्रूव कर देते हैं कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है किसी भी पॉइंट पे। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ जी है तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कब बनेगा। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस जो कॉन्टिन्यूटी है वो एक ग्लोबल प्रॉपर्टी है, उसको पूरे सेट पे डिफाइन करते हैं। तो आप क्या करेंगे, हमारे पास डेफिनेशन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी इफ आपके पास क्या एफ ऑफ जी माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन हो जाए फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट z1 z2 बिलोंग्स टू डोमेन एफ, यानी हमारे फंक्शन की जो डोमेन में जो पॉइंट्स हैं उनमें से किसी भी दो पेयर ऑफ पॉइंट के लिए को मैं पकड़ूं तो मेरे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एफ ऑफ z1 माइनस एफ ऑफ z2 मॉड लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, सच दैट आपके पास क्या हो, या फिर कह दे व्हेनेवर z1 माइनस z2 मॉड
लेस देन डेल्टा। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को अगर हम इस फंक्शन पे अप्लाई करते हैं तो हम चेक करते हैं क्या ये फंक्शन हमारे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो इसको करने के लिए आप क्या करें, इस पार्ट को कंसिडर करेंगे और हम ये कंडीशन फाइंड करेंगे ये क्या बनती है आपके पास। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू। ठीक है, एफ ऑफ जी वन जब आप फाइंड करेंगे तो यहाँ से एफ ऑफ जी वन निकालें, जी वन कॉन्जुगेट, ये आपके पास आ जाएगा जी वन कॉन्जुगेट माइनस एफ ऑफ जी टू फाइंड करेंगे वो आपके पास आ जाएगा जी टू कॉन्जुगेट मॉड। अब आप ये देखिए, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं जी वन माइनस जी टू होल कॉन्जुगेट। ठीक है, उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जी वन माइनस जी टू और कॉन्जुगेट के बगैर। अब मैंने ये क्या किया है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की भी ये भी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जी है तो जी का कॉन्जुगेट और जी का मॉड और जी कॉन्जुगेट का मॉड जो है वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पे यूज करूंगी। जी वन और जी टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर थे तो उनका डिफरेंस भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट का मॉड लें या उसका कॉन्जुगेट के बगैर मॉड लें, ये दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि हमने प्रॉपर्टी देखी है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि जी मॉड इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट मॉड। तो इस प्रॉपर्टी को मैंने यूज किया तो मैंने यहाँ से कॉन्जुगेट को खत्म कर दिया। अब आप क्या करें, अब अगर मैं इसको ले लूँ जी वन माइनस जी टू मॉड को मैं लेस देन डेल्टा ले लूँ और डेल्टा को अगर आप पुट कर दें एप्सिलॉन, तो यहाँ पे आपके पास कंडीशन क्या बन गई। तो यहाँ आप चेक करें, यहाँ हमारे पास कंडीशन बन गई है। हम सॉल्व कर रहे थे एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड। अब आप देखिए, मैं इसको सॉल्व कर रही थी, सॉल्व करते करते ये कहाँ तक पहुंच गया, लेस देन डेल्टा। डेल्टा को हमने क्या पुट कर दिया, एप्सिलॉन। यानी ये हमारे पास लेस देन क्या हो गया, एप्सिलॉन। और ऐसा कब हो गया, जब हमने व्हेन एवर जी वन माइनस जी टू मोड को हम क्या रखते हैं, लेस देन डेल्टा रखते हैं। तो आप ये देखिए, मैंने आर्बिट्रेरी पॉइंट जी वन, यहाँ हमने आर्बिट्रेरी पॉइंट जी वन जी टू लिए थे फंक्शन की डोमेन में से। उनके लिए हमने ये कंडीशन चेक की है कि एफ ऑफ जी वन माइनस एफ ऑफ जी टू मॉड लेस देन एप्सिलॉन whenever z1 minus z2 mod less than delta हो। तो ये इन दो आर्बिट्री पॉइंट के लिए हमारे पास फंक्शन की डोमेन में से ये कंडीशन पूरी हो रही है। तो इसका मतलब कोई भी दो पेयर ऑफ कोई भी आप पेयर ऑफ पॉइंट्स पकड़ेंगे उनके लिए आप ये कंडीशन होल्ड करेगी। और जब ये होल्ड करेगी तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट था, ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा आपके पास, इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, ऑन डोमेन फंक्शन। ठीक हो गया। अब हमने प्रूव कर दिया कि हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ सी है ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। लेकिन आगे जाके हम इसी को प्रूफ ये करेंगे कि ये फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं बनता। तो ये हमारे पास एक ऐसी एग्जांपल आ गई जो कि फंक्शन कंटिन्यूअस तो था, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस तो था, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ऑप्शन सी यहाँ पे गिवन है कि अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस देन इट इज आल्सो डिफरेंशिएबल, इसका हमेशा होल्ड करना जरूरी नहीं है। जिसके लिए हमने एक एग्जांपल देखी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की जो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं बना। तो इसका मतलब है ये भी आपकी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकती। और हम देखते हैं, हम ऊपर हमें करेक्ट ऑप्शन मिल गई थी, तो नन का जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होगा जब हमें राइट ऑप्शन मिल गया। और वो ये था कि आपके पास अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो वो फिर क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस भी होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। एमसीक्यू 14 को देखिएगा, at which point the function w equals to z conjugate is differentiable at। अब हम इसे प्रूव करेंगे, ये वही फंक्शन है जिसके अभी हम जिसको डिस्कस कर रहे थे कि ये किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं बनता। और इसकी क्या वजह है, इसको हम डिस्कस करते हैं।
कंसिडर करते हैं, हमारे पास सबसे पहले आपको कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, हम प्रूफ कर देते हैं कि ये जो फंक्शन है, क्योंकि हमने कहा किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेंगे, उस पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो फिर हम कहेंगे कि आर्बिट्ररी पॉइंट लिया था जिसपे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं किया, इसका मतलब आप कोई भी पॉइंट लेंगे उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इन जनरल अगर मुझे किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होता है तो उसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एफ डैश ऑफ जी नॉट इक्वल्स टू लिमिट z approaches to z naught f of z minus f of z naught over z minus z naught। ये हमारे पास फंक्शन के डेरिवेटिव की यानी कि हमारे पास फॉर्मूला कह रहे हैं आप। अब आप ये देखेंगे असल में एक डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास एक लिमिट है। अब लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और वो एग्जिस्ट नहीं भी कर सकती। अगर तो ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो हमारे पास ये जो फंक्शन हम ले रहे हैं ये इस पॉइंट जी नॉट पे क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं की तो हमारे फंक्शन का डेरिवेटिव इस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस केस में हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो फंक्शन है जी एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट, इसकी जी नॉट किसी भी यानी कि किसी भी पॉइंट जी नॉट के लिए जो है लिमिट डेरिवेटिव जो है एक लिमिट है वो ये एग्जिस्ट नहीं करता। जी चलें अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। वैल्यूज लगाएंगे, लिमिट c अप्रोचेस टू z नॉट, f ऑफ z हमारे पास क्या है, z कॉन्जुगेट आ गया, माइनस f ऑफ z नॉट अगर फाइंड करेंगे क्या बन जाएगा, z नॉट कॉन्जुगेट ओवर z माइनस z नॉट। ठीक है, यहाँ लिखती हूँ मैं, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, z माइनस z कॉन्जुगेट माइनस z नॉट कॉन्जुगेट को हम लिख सकते हैं z माइनस z नॉट होल कॉन्जुगेट, और नीचे आपके पास क्या मौजूद है, z माइनस z नॉट। अब आप ये देखें, अगर हम पुट कर दें या फिर आप कह दें अगर हम रखें h इक्वल्स टू z माइनस जी नोट को अगर मैं h पुट कर दूं तो फिर हमारे पास ये क्या बन जाएगा। अच्छा दूसरी बात ये है कि जब आप सब्सटीट्यूशन करते हैं तो आपको लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है। यहाँ z जो लिमिट थी वो किसको अप्रोच कर रहा था, z नॉट को अप्रोच कर रहा था। जब z नॉट को अप्रोच करेगा तो फिर h किसको अप्रोच करेगा, जब z नॉट को अप्रोच करेगा तो आपके पास जो h है वो किसको अप्रोच करेगा, जीरो को। कैसे अप्रोच करेगा जीरो को, देखिए यहाँ पे आप जब जी नॉट को अप्रोच कर रहा है तो ये जी नॉट माइनस जी नॉट, और फिर एच किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। अब अगर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये सब्सटीट्यूशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा लिमिट। अब हम देखें यहाँ से z माइनस जी नॉट अप्रोचेस टू जीरो यानी कि h अप्रोचेस टू जीरो, और यहाँ आपके पास आ जाएगा h कॉन्जुगेट ओवर h। अब आप देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो क्या होना चाहिए आपके पास, जब लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब आप किसी भी पाथ से उसको अप्रोच करें तो उसके पास तो आपके पास सेम आंसर है। अब आप देखें यहाँ हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। दो केसेस किस तरह से बन रहे हैं, अगर h एक रियल नंबर हुआ तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट तो इटसेल्फ ही होता है, उस केस में क्या आ जाएगा आपके पास, अगर हमारे पास इफ h इज रियल, अगर एच रियल हुआ तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, एच 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 से कैंसिल होकर इस लिमिट का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ एच एच से कैंसिल होकर वन आएगा, और वन पे आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो भी आपके पास वन ही आंसर आ जाएगा। एक केस तो ये है कि अगर आप एच को रियल, अगर हमारे पास एच रियल है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना कि एच रियल होने के बजाय अगर एच इमेजिनरी हो जाए, इफ एच इज इमेजिनरी, अगर एच इमेजिनरी हो जाता है तो उस केस में आपके पास क्या सूरत हाल होगी, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, फिर एच का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस एच। ठीक है, और यहाँ पे एच आ जाएगा, एच एच से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास माइनस वन बचेगा, और माइनस वन पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस वन ही आ जाएगा। अब ये देखिए हमने ये कहा था कि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है आप कोई भी केसेस का लें उसमें लिमिट आपकी सेम आनी चाहिए। लेकिन देखा आपने जब आप अगर एच रियल हुआ तो उसका आंसर वन आ रहा है, और अगर एच इमेजिनरी हुआ तो माइनस वन आ रहा है। इसका मतलब इसकी लिमिट जो है वो क्योंकि यहाँ पे यूनिक नहीं आ रही, एग्जिस्ट नहीं करती, और जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती और तो ये लिमिट क्या थी, ये तो असल में डेरिवेटिव था, डेरिवेटिव एक लिमिट ही थी और वो एक्सिस्ट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब फंक्शन का पॉइंट जी नॉट पे डेरिवेटिव एक्सिस्ट नहीं कर रहा। और जी नॉट क्योंकि हमने आर्बिट्ररी लिया था, इसका मतलब है जो फंक्शन एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट है, ये इसका किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कैसा फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है जो कि नो वेयर डिफरेंशिएबल है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका क्या बनेगा, जी यहाँ हम देख रहे थे कि हमें बताना था ये फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल
है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। हमें जब इसको सॉल्व किया हमने देखा ये तो किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है ही नहीं, तो फिर यहाँ जो ऑप्शन 0 1 -1 दिए गए हैं तो इन पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि वो किस पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या बनेगी, ऑप्शन डी, कि ये हमारा फंक्शन ऐसा है जो कि नो वे डिफरेंशिएबल। नो वे डिफरेंशिएबल फंक्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखें। at which point the function w equals to z mod square is continuous as well as differentiable। ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होने के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। आपको याद होगा कि इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे पास ऐसा फंक्शन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी को डिस्कस करने के लिए हमें फिर से क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन को लिखेंगे, जो कि क्या थी हमारे पास, हम लिखेंगे हमारे पास, अगर आप किसी पॉइंट जी नॉट पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f of z माइनस f of z नॉट ओवर z माइनस z नॉट। अब वो हमारे पास जो फंक्शन गिवन है उसको हम पुट कर लेते हैं। अगर आप देखें ये जो हमारा फंक्शन है इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। जी मॉड स्क्वायर है और जी मॉड स्क्वायर को हमने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज में कि जी मॉड स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जी कॉन्जुगेट। तो यहाँ से आपके पास ये वैल्यूज को पुट कर देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी पुट करेंगे तो ये जी कॉन्जुगेट आ जाएगा माइनस, और जब जी नॉट करेंगे तो ये जी नॉट कॉन्जुगेट बन जाएगा, और नीचे से आपके पास वैसे ही आ जाएगा जी माइनस जी नॉट। अब आप क्या करें, अब हमने मजीद इसको सिंप्लीफाई करना है, एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग करेंगे। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जी कॉन्जुगेट, ठीक है, और जी नॉट, ये हम इसमें क्या करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, लिमिट सॉरी जी कॉन्जुगेट माइनस जी कॉन्जुगेट जी नॉट, प्लस भी कर दें और माइनस भी कर दें, जी कॉन्जुगेट जी नॉट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, ठीक है, और नीचे आपके पास आ जाएगा जी माइनस जी नॉट, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें से हमारे पास जी कॉन्जुगेट कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बचेगा जी माइनस जी नॉट, और यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपके पास जी नॉट कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास बचेगा जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट, और नीचे आपके पास डिवाइड में क्या मौजूद है, जी माइनस जी नॉट। जी अब आप क्या करें, इसका एलसीएम सेपरेट कर लें, जब आप इसका एलसीएम सेपरेट करेंगे, लिमिट ये अप्रोचेस टू जी नॉट की कॉन्जुगेट, जब आप इस कैल्शियम जो है वो सेपरेट करेंगे, जी माइनस जी नॉट और जी माइनस जी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से सी कॉन्जुगेट बचा, और यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से जी नॉट, यहाँ क्या है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जी माइनस जी नॉट होल कॉन्जुगेट, सेपरेट था हमने इसको होल में लिख लिया, हम इसको लिख सकते हैं जी माइनस जी नॉट कॉन्जुगेट। अब आपने क्या करना है, सेम वैसे ही जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था, हम क्या करते हैं, जी माइनस जी नॉट को पुट कर देते हैं एच के इक्वल, जी माइनस जी नोट को हम एच ले लेते हैं। अगर मैं जी माइनस जी नोट को एच पुट करूंगी तो फिर वही बात है कि जब जी अप्रोच करेगा जी नोट को तो हमारे पास एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट, यहाँ पे आ जाएगा जी कॉन्जुगेट, सॉरी अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है एच में, तो ये आपके पास क्या बन गया, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो जी कॉन्जुगेट प्लस जी नॉट एच कॉन्जुगेट और एच, ठीक हो गया। अब आप क्या करें, देखिए इसमें भी वही दो केसेस हम डिस्कस करेंगे कि अगर एच रियल हो जाता है तब क्या होगा, और अगर एच इमेजिनरी हो जाता है तो हमारे पास क्या सूरत हाल होगी। अगर आपके पास एच रियल होता है तो हमने पहले भी इसको देखा था, तब इसका आंसर क्या आया, वन आया था, तो वन आने से आपके पास जो हमारे पास वैल्यू बनेगी, अब देखिए ये तो इसके लिए कॉन्स्टेंट है एच के लिए, क्योंकि यहाँ एच मौजूद नहीं है तो लिमिट लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके पास जी कॉन्जुगेट ही आ जाएगा प्लस जी नॉट, यहाँ पे भी एच नहीं था तो इसमें भी ये भी ऐसे आ जाएगा, एच यहाँ पे है, यहाँ लिमिट अप्लाई होनी है, जब लिमिट अप्लाई करेंगे और अगर एच रियल हुआ तो इसका आंसर वन आना था, तो वन मल्टीप्लाई होकर जी नॉट से ये हमारे पास यही आ गया। एक केस तो ये था कि जब एच रियल हो, दूसरा केस अब देखते हैं कि जब अगर हमारे पास एच जो है वो इमेजिनरी हुआ,
ठीक है। अगर एच इमेजिनरी हुआ तो इस लिमिट को हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आया था, -1 आया था। तो जब -1 आएगा तो -1 जी नॉट से मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देगा, ये आपको देगा जी, यहाँ पे जी कॉन्जुगेट है, जी कॉन्जुगेट माइनस जी नॉट। तो हमारे पास ये दो सूरत हाल बन रही है, डैश ऑफ जी नॉट और एफ डैश ऑफ जी नॉट, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है। अब आप ये देखें हमारे पास ये वैल्यू इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या है, फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट करती है अगर हमारे पास दोनों सूरतों में क्या आता है, सेम आंसर आता है। जब हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब फंक्शन का इस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब ये कि हमारे पास हमने एक आर्बिट्री पॉइंट लिया था जी नॉट और उस पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये ऐसा फंक्शन है जो हमारे पास क्या है, सॉरी क्या है, इसमें हम एक चीज मिस कर दी हमने, हम देखते हैं इसको दोबारा से। अच्छा, अब हमारे पास इसमें लिमिट के एग्जिस्ट करने का एक चांस है। कैसे चांस है, वो कौन सी सूरत हाल है इसमें, हमने यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, हमारे पास आ गया जी कॉन्जुगेट प्लस जी नॉट। एक केस में हमारे पास क्या आया जब हमने एच को रियल रखा, और एक केस में हमारे पास ये आया कि अगर आपके पास एच इमेजिनरी होता है तब क्या होगा। अब अगर आप ऐसा हो जाए कि फर्क हमारे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, देखिए आप किस पॉइंट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, जी नॉट पे। अगर ये जी नॉट पॉइंट को मैं जीरो ले लूँ, जीरो लेने से मेरे पास क्या होगा, ये भी खत्म हो जाएगा यहाँ से, और जी नॉट जीरो होने से यहाँ से ये भी खत्म हो जाएगा, दोनों वैल्यूज क्या आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक हो गया, जब दोनों वैल्यू जीरो आ जाएंगी, अच्छा इक्वल आ जाएंगी, तो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट है जिसपे ऐसा हो सकता है, ये हमारे पास जी नॉट इक्वल्स टू जीरो है। इसके अलावा कोई मर्जी पॉइंट आप लेंगे, नॉन जीरो कोई भी पॉइंट आप लेंगे, कभी भी ये वैल्यू जो है, कभी भी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि उस सूरत में क्या होगा, देखिए यहाँ पे ऐड हो रही है कुछ वैल्यू, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो कभी भी वैल्यू इक्वल नहीं आएगी, और वैल्यू इक्वल नहीं आएगी तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हमारे पास जी मॉड्स के जो फंक्शन लेके चल रहे थे जिसका डेरिवेटिव हमने फाइंड किया, उसमें हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी केस में, सिवाय कौन सा पॉइंट है, जो पॉइंट हमारे पास जी नॉट इक्वल्स टू जीरो है, उसके अलावा ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं बनता। ये हमारे पास ओनली पॉइंट जी नॉट इक्वल्स टू जीरो पे क्या बन रहा है, डिफरेंशिएबल बन रहा है। याद रखना आपने, हमने दो फंक्शंस किए हैं, दो फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक किया। एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट था, और एक फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी मॉड स्क्वायर है। दोनों को हमने किया, दोनों की लिमिट्स हमने देखी। तो हमारे पास जो जी कॉन्जुगेट था उसकी किसी भी सूरत में हमारे पास लिमिट जो थी वो एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यानी कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, इसलिए वो फंक्शन कैसा था, वो नो वे डिफरेंशिएबल फंक्शन था। लेकिन जो जी मॉड स्क्वायर फंक्शन है, इसकी लिमिट को हमने कैलकुलेट किया और हमने यहाँ से देखा हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जिसपे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। अगर वो पॉइंट जिसपे हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं उसको जीरो ले लूं, उस सूरत में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर सकता है। उसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसपे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। तो ये फंक्शन की ओनली डिफरेंशिएबल एट जीरो है। तो अब हम देखते हैं, जी हमें क्या बताना था कि एट विच पॉइंट द फंक्शन w इक्वल्स टू जी मॉड स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल। इसकी कंटिन्यूटी हम चेक कर चुके थे, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस था, और अब हम डिफरेंशिएबिलिटी भी इसकी चेक कर चुके हैं और देखा है हमने कि फंक्शन डिफरेंशिएबल किस पॉइंट पे बनता है, सिर्फ जीरो पे। जीरो के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां ये डिफरेंशिएबल हो। और अब हमें क्योंकि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी को एक ही पॉइंट पे बताना है, वो कौन सा ऐसे पॉइंट है जिन पे ये दोनों बातें होल्ड करती हैं, कोई एक नहीं, दोनों बातें होल्ड करती हैं। कंट्रीटी का तो मसला नहीं है, वो तो तमाम पॉइंट्स पे होल्ड कर रही है, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी का क्योंकि सिर्फ जीरो पे ही एग्जिस्ट कर रही है, तो इसका मतलब जो बोथ यानी कि कंट्रीटी और डिफरेंशिएबिलिटी होल्ड करेंगी, वो एक ही पॉइंट ऐसा है जिसपे दोनों एट द सेम टाइम होल्ड करती हैं, वो जीरो है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो फिर क्या बनता है, वो ऑप्शन ए बनता है। ठीक है, बाकी ऑप्शन फिर इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज हमारे 15 हो गए थे, नेक्स्ट एमसीक्यू 16 से हमें स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। If C is a complex number, then which of the following is differentiable at any point z naught? अगर z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो z नॉट पॉइंट पे क्या होगा, एट एनी पॉइंट z नॉट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, ऑप्शन ए देखिए रियल ऑफ z, ऑप्शन बी इमेजिनरी ऑफ z, ऑप्शन सी आर्गुमेंट ऑफ z एंड डी इज नन। तो हम इन सभी फंक्शन को चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो किसी भी पॉइंट z नॉट को अगर हम लें उस पर डिफरेंशिएबल हो जाता है। ऑप्शन ए को देखें, अगर ऑप्शन ए में फंक्शन गिवन है रियल ऑफ z, रियल ऑफ z का मतलब क्या होता है,
एफ ऑफ जी इक्वल्स टू, अगर हमारे पास जो जी है, जी को हम ले लें एक्स प्लस आयोटा वाई, तो फंक्शन एफ ऑफ जी फिर क्या बन जाएगा, रियल ऑफ जी का मतलब उसका रियल पार्ट, तो वो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स। एफ ऑफ जी हमें पता है किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ जी इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब अगर आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करें तो यहाँ से आपके पास u इक्वल्स टू एक्स और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। अब हम क्या करने लगे, हमें क्योंकि बताना है कि हमारा इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है जो किसी पॉइंट जी नॉट पे क्या है, कोई भी जी नॉट पॉइंट लिया जाए उस पर डिफरेंशिएबल है। तो हम ये करने लगे हैं कि आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन, हम किसी फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करते हैं तो उसके लिए जो सी आर इक्वेशन होती हैं वो नेसेसरी कंडीशन होती है। किसी भी फंक्शन के डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने के लिए जो सी आर इक्वेशन की सेटिस्फेक्शन है वो नेसेसरी कंडीशन है। अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि अगर हम उसके किसी पॉइंट जी नॉट पे डेरिवेटिव कैलकुलेट करना चाहते हैं और उस पॉइंट पे उस फंक्शन वो फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो कभी भी फंक्शन उन पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। तो अब इन गिवन फंक्शंस को हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये फंक्शन जो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई ही ना करें। अगर सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते तो कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी के लिए जो सी आर इक्वेशन की सेटिस्फेक्शन है वो एक नेसेसरी कंडीशन है। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो जब हमने कंपेयर कर लिया तो यू फंक्शन हमारे पास एक्स आ गया और वी फंक्शन हमारे पास जीरो आ गया। सी आर इक्वेशन क्या कहते हैं, सी आर इक्वेशन कहते हैं कि आपके पास यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होना चाहिए और वी वाई इक्वल्स टू माइनस यू एक्स, या आप कह लें सॉरी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। ठीक हो गया, ये हमारे पास सी आर इक्वेशन है। हमने ये देखना है कि ये क्या ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। इसका मतलब यू एक्स का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वी वाई का मतलब आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आप ले लेने हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसी तरह आपने यहाँ पे भी ये पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो इसका मतलब हमें एक्स को यू को डिफरेंशिएट करना है, पार्शियल डेरिवेटिव हमने लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। तो यू एक्स आपके पास आ जाएगा, जब आप एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे वन आ जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, और इसी तरह जब वाई के रिस्पेक्ट से लेंगे क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं वो क्या आ जाएगा जीरो। और अगर इसी तरह आप क्या करें वी के डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो भी जीरो और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो भी जीरो। अब आप देखिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो इसका मतलब क्या है, यू एक्स इक्वल्स टू वाई आना चाहिए, लेकिन यू एक्स किसके इक्वल है वन। अब वी वाई किसके इक्वल है, वी वाई तो हमारे पास जीरो आया, वी वाई ये यू एक्स तो नहीं आया हमारे पास इक्वल, यू एक्स इज नॉट इक्वल टू वी वाई। इसका मतलब सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है। जब ये फंक्शन सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो ये कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि हमारे पास सी आर इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे होल्ड नहीं कर रही है। सी आर इक्वेशन की सेटिस्फैक्शन जो है वो नेसेसरी कंडीशन है हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, सफिशिएंट नहीं है, लेकिन वहाँ यहाँ हमारी कोई डिस्कशन नहीं है। जब सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है तो फंक्शन कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा किसी भी पॉइंट जी नॉट पे। तो हमारे पास इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ये तो ये एक रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू को चेक करते हैं, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ जी। इमेजिनरी ऑफ जी का मतलब क्या है, इस बार हमारे पास जो फंक्शन है वो वाई है। ठीक है, इक्वल्स टू वाई है, फिर दोबारा से इसको पार्ट्स में कन्वर्ट लिखेंगे, यू इक्वल्स यू प्लस आयोटा वी इक्वल्स टू वाई। अब आप क्या करें, वही काम करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो इस बार यू इक्वल्स टू जीरो आ जाएगा, सॉरी यू इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा वाई। यहाँ से आपके पास यू की वैल्यू आ गई वाई और v इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जीरो। यहाँ हमारे पास आ गया v इक्वल्स टू जीरो। अब सेम वही काम करना है, पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे जीरो, वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे वन, और यहाँ हमारे पास दोनों डेरिवेटिव भी क्या आ जाएंगे आपके पास जीरो आ जाएंगे। अब आप देखें इसमें भी यू एक्स इक्वल्स टू जीरो है और यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई होता है। ठीक है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई तो आ गया। अब आगे हमने क्या देखना है, यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स होना चाहिए, और यू वाई आपके पास क्या आया, यू वाई इक्वल्स टू वन है, और ये माई और वी एक्स आपके पास क्या था, वी एक्स तो जीरो आया था, ये तो इक्वल नहीं आया हमारे पास माइनस वी एक्स। इसका मतलब आपके पास क्या है, ये सी आर इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है। जब सी आर इक्वेशन ही होल्ड नहीं कर रही है तो ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा कभी भी। तो इसका मतलब हमारा ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखें,
ऑप्शन सी में क्या गिवन है आपके पास, आर्गुमेंट ऑफ जी गिवन है। आर्गुमेंट ऑफ जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, आर्गुमेंट ऑफ जी इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y बाय x, y बाय x के। तो इसको हम चेक कर लेते हैं। कलर नहीं चेंज हो रहा, इससे गुजारा करना पड़ेगा। जी ठीक है, कोई बात नहीं, हम इससे गुजारा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बार हमारे पास जो फंक्शन हमारा है वो एफ ऑफ जी इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x। चलिए हम चेक करते हैं कि क्या सीआर इक्वेशन होल्ड करती है। सीआर इक्वेशन को चेक कर लेना इसलिए फायदेमंद है क्योंकि अगर आपके पास सीआर इक्वेशन ही होल्ड नहीं करेंगे तो आपको फर्दर कोई भी डेफिनेशन जो डिफरेंशियबिलिटी की है उसको अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने कहा है कि सीआर इक्वेशन जो है नेसेसरी कंडीशन है, उनका होल्ड करना मस्ट है। अगर वो होल्ड नहीं करती तो हमें वहीं से कह देंगे कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। अब लास्टली हम चेक करते हैं एफ ऑफ जी इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ जी, जो कि हमने बताया किसकी इक्वल होता है tan इनवर्स y बाय x के इक्वल। तो यहाँ से फिर आप लिखेंगे इसको u प्लस आयोटा v इक्वल्स टू tan इनवर्स y बाय x, ठीक है। तो जब आपने इसको लिखा, यहाँ से कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो u की वैल्यू आपके पास आ जाएगी tan इनवर्स y बाय x और v इक्वल्स टू 0। u x निकालेंगे तो आपको पता है क्या आ जाएगा, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 प्लस y बाय x स्क्वायर, और y बाय x का फर्दर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस y बाय x स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव भी आपके पास आ जाएगा माइनस y बाय x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस, ठीक है। और हम इसको इस तरह लिख लेते हैं एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे और ये जो नीचे एक्स स्क्र है ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास एक्स स्क्र आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास मौजूद है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र, तो ये एक्स स्क्र जो है वो इस एक्स स्क्र से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो यू एक्स का आंसर आया, हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट किया, वो कितना आ गया आपके पास, वो आ गया है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र। सेम वे में हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमारे पास यू एक्स का आंसर जो है वो आया है माइनस वाई ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है। उसके बाद आप कैलकुलेट करें यू वाई जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से देखें, पहला स्टेप तो यही रहेगा, 1 ओवर ये आ जाएगा डेरिवेटिव 1 प्लस वाई ओवर एक्स स्क्र, यानी कि आपके पास वाई स्क्र ओवर एक्स स्क्र। अब क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले रहे हैं तो वाई बाय एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल डेरिवेटिव आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो यहाँ एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई के ऊपर एक्स स्क्र चला जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ मौजूद है 1 बाय एक्स, एक एक्स जो है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, एक्स ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये मेरे पास पार्शियल डेरिवेटिव आ गया है यू वाई, ये दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, ठीक है। एक हमने यू एक्स निकाला था, ये आ गया। अब हम निकालते हैं पार्शियल डेरिवेटिव वी के, वी क्योंकि हमारे पास क्या फंक्शन वी की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, आपके पास 0 आई है, तो वी के दोनों डेरिवेटिव यहाँ से 0 हो जाएंगे। अब आप चेक करें, अब आपकी सीआर इक्वेशन क्या कोई पॉइंट ऐसा है जिस पे सीआर इक्वेशन होल्ड कर रही है। सीआर इक्वेशन होल्ड करने का मतलब है यू एक्स इक्वल आना चाहिए वी वाई के, और वी वाई तो 0 है, इसका मतलब फिर यू एक्स को 0 होना चाहिए अगर मैं चाहती हूँ मेरी सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो इसको अगर मैं चाहती हूँ ये 0 आए तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है, इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि आपके पास ये वाई जो है वो 0 हो जाए, ठीक है। अगर ये वाई 0 हो जाता है तो फिर हमारे पास क्या होगा, 0 ओवर समथिंग, ठीक है, ये क्या आ जाएगा 0, ठीक है। एक्स को हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि वाई अगर 0 हो जाता है तो आपको पता है एक्स नॉन 0 भी हुआ तो आपके पास ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर वाई 0 हो जाता है तो फिर आपके पास यू एक्स क्या बन जाएगा, अगर वाई 0 हो जाता है, ये आपके याद रखना है, तो फिर हमारे पास यू एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप इसको चेक करें, जब आप यू वाई की बात करते हैं, यू वाई किसकी इक्वल होता है माइनस वी एक्स के, यानी यहाँ से वी एक्स 0 है तो माइनस वी एक्स भी 0 होगा, तो यू वाई को भी 0 होना पड़ेगा अगर मैं चाहती हूँ कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करनी है, इसको भी 0 करना चाह रहे हैं, तो ये 0 की सूरत में हो सकता है अगर एक्स 0 हो जाए, अगर एक्स 0 हो जाएगा तो यू वाई भी 0 हो जाएगा। अब आप ये देखें, जब हमने यू एक्स पे चेक किया तो हमें जरूरत पड़ी कि किसी तरह वाई 0 हो जाए, और जब हमने यू वाई को देखा तो हमने देखा कि एक्स 0 हो जाए, इसका मतलब हमें एक्स भी 0 चाहिए
करना पड़ेगा और y को भी 0 करना पड़ेगा। लेकिन आप ये चीज नोट करें, अगर मैं x को भी 0 ले लेती हूँ, y को भी 0 ले लेती हूँ, क्योंकि हमें ये एट द सेम टाइम करना पड़ेगा फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ CR इक्वेशन, तो फिर ये हमारे पास डेरिवेटिव डिफाइन ही नहीं रहेंगे। देखिए अगर आप y को भी 0 कर देते हैं, x को भी 0 कर देते हैं, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी विच इज अनडिफाइंड। तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी सेम यही मसला है कि अगर आप दोनों को एट द सेम टाइम 0 ले रहे हैं, तो जो कि हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा अगर हम चाह रहे हैं कि CR इक्वेशन सेटिस्फाई करें। लेकिन अगर हम लेते हैं तो हमारा ये मसला बन जाता है कि आपके पास ये डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं रहता है, 0/0 फॉर्म बन जाती है। इसका मतलब है फिर कोई भी पॉइंट आपके पास ऐसा है ही नहीं जिसपे ये फंक्शन जो है वो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। जब ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई ही नहीं कर रहा, तो डेरिवेटिव कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लास्ट पे एक बात आप जरूर दोबारा से सुनिए, कंफ्यूज आप नहीं होइएगा और मिलाइएगा भी नहीं, कि अगर CR इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती तो कभी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है उस पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं करता जिस पॉइंट पे हमने देखा कि CR इक्वेशन होल्ड नहीं कर रही है। और अगर उस पॉइंट पे CR इक्वेशन होल्ड कर जाती है, तब भी जरूरी नहीं होता कि फंक्शन का डेरिवेटिव उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन उस पॉइंट पे CR इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तब मस्ट होता है कि उस पॉइंट पे फिर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस वजह से हमने CR इक्वेशन को चेक कर लिया और हमने देखा इनमें से कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है जो CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हो। इसका मतलब ये सारे फंक्शन ऐसे हैं जो कि क्या है, किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव इनका एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमें ये बताना था कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिस इनमें से जिसका किसी भी पॉइंट z0 को अगर लूँ तो उस पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। तो ये तो कोई भी फंक्शन ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास नन जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQ को देखते हैं। MCQ 17 है, लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z कॉन्जुगेट ओवर z इक्वल्स टू। हमें ये बताना है कि इस लिमिट का आंसर क्या होगा, क्या ये लिमिट एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती है। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये असल में z कॉन्जुगेट का 0 पे डेरिवेटिव है। और हम ये देख चुके थे कि अगर आप z कॉन्जुगेट का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो कोई पॉइंट आपको ऐसे मिलता ही नहीं है जिसपे इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। तो ये कैसा फंक्शन था, ये नोवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन था। क्यों ऐसा हुआ था, क्योंकि हमने देखा था डेरिवेटिव की जब हम डेफिनेशन को लिखते हैं डेरिवेटिव की, तो वो एक लिमिट ही है असल में, और लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, उस पॉइंट पे फिर वो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाता है, अदरवाइज फिर वो नहीं करता। तो इसको आप इस तरह भी देख सकते हैं, z कॉन्जुगेट, ये देखिए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से ये z कॉन्जुगेट का 0 पे डेरिवेटिव है। अगर आप इसको ले लें z अप्रोचेस टू 0, अगर मैं डेरिवेटिव को 0 पे कैलकुलेट करना चाहूँ किसी फंक्शन में, ठीक है, क्या डेफिनेशन बनेगी f ऑफ z माइनस, यहाँ वो पॉइंट लिखा जाता है जिसपे आपने फंक्शन का डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, यहाँ हम किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं 0 पे, ओवर z माइनस 0। अब आप ये देखें z कॉन्जुगेट अगर मैं ले रही थी तो z कॉन्जुगेट को वैल्यू पुट करें यहाँ पे, लिमिट z अप्रोचेस टू 0, f ऑफ z क्या आ जाएगा, z कॉन्जुगेट माइनस f ऑफ 0 क्या आ जाएगा, इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू, z कॉन्जुगेट की 0 पे वैल्यू क्या होगी, z कॉन्जुगेट की वैल्यू 0, जब z को आप 0 लगाएंगे तो 0 का कॉन्जुगेट भी 0 ही होता है क्योंकि 0 एक रियल नंबर है। तो यहाँ से आ जाएगा z माइनस 0, ये इक्वल आ गया लिमिट z अप्रोचेस टू 0 z कॉन्जुगेट ओवर z। तो अब आप देखिए ये यही फंक्शन है। तो इसका मतलब ये असल में आपको क्या गिवन है, ये आपको ये गिवन है आपको z कॉन्जुगेट का 0 पे डेरिवेटिव। हमने देख लिया ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पे डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं करती। एक तो आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं, अगर आपको ये बात नहीं समझ आती, आपको लगता है कि ये आप इससे उलझ रहे हैं, तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। लिमिट्स को सॉल्व करने के हम डिफरेंट पाथ भी यूज करते हैं। अगर हम पाथ को यूज करें तो क्या आना चाहिए, हर पाथ से आपके पास सेम आंसर आना चाहिए। हम पाथ यूज कर लेते हैं, हम y इक्वल्स टू mx ये पाथ यूज करते हैं और इस लिमिट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आपके पास लिमिट z अप्रोचेस टू 0 है, z कॉन्जुगेट ओवर z, इसको कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट z अप्रोच कर रहा है 0 का 0 को, इसका मतलब आपके पास x भी 0 को अप्रोच कर रहा है और y भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। z कॉन्जुगेट की जगह पे आप जब z को हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं z को x प्लस आयोटा y, तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, x माइनस आयोटा y ओवर x माइनस सॉरी प्लस आयोटा y। अब अगर हम अलोंग y इक्वल्स टू mx इस लिमिट को कैलकुलेट करना चाहें तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट, ठीक है, x की जगह पे तो x ही रहेगा, आयोटा y की जगह पे mx पुट कर देंगे और नीचे भी हमारे पास x प्लस आयोटा y की जगह पे mx पुट कर दिया। अब आप ये देखें आपके पास टोटल जो फंक्शन था वो x में कन्वर्ट हो गया, तो लिमिट भी x की आएगी। y इक्वल्स टू हमने क्या लिया हुआ है mx,
y 0 को अप्रोच कर रहा है तो x भी हमने देखा है, हमारे पास ऑलरेडी गिवन है कि x भी 0 को अप्रोच कर रहा है y भी। टोटल x में हमारा फंक्शन चला गया तो लिमिट भी हम किसकी यूज करेंगे, x की यूज करेंगे, तो x अप्रोचेस टू 0। अब आप देखें फर्दर इसमें क्या हो सकता है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 0 को, ऊपर से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 1 माइनस एयोटा m, और नीचे से भी आपके पास x कॉमन आ रहा था 1 प्लस एयोटा m आपने कॉमन ले लिया, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब बाकी क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एयोटा m ओवर 1 प्लस एयोटा m। अब अगर आप देखें इसमें तो x है ही नहीं, तो अगर आप लिमिट पुट भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कि आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एयोटा m ओवर 1 प्लस एयोटा m, यानी कि आपके पास क्या आ गया, ये फंक्शन ऑफ m आ गया। फंक्शन ऑफ m जब भी आपके पास आ जाता है ना तो लिमिट एक्सिस्ट नहीं करती, और उसकी वजह क्या होती है, यहाँ पे जो m होता है यहाँ पे ये स्लोप होता है, m की डिफरेंट वैल्यू के लिए ये आपको लिमिट की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, और लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होनी चाहिए। इसका मतलब ये क्योंकि यहाँ पे यूनिक नहीं आएगी, आप m की डिफरेंट वैल्यू रखेंगे आपको लिमिट का आंसर डिफरेंट मिलेगा, यूनिक नहीं है लिमिट, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं, इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। दोबारा से देख लेते हैं हमने क्या किया है। हमने इसको दो तरह से करने की कोशिश की है, कि मैंने आपको ये भी बताया कि आपके पास ये जो फंक्शन गिवन है ना, असल में आपको ये फंक्शन का डेरिवेटिव गिवन है, जो फंक्शन के आपके पास ये फंक्शन आपको एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी कॉन्जुगेट का जीरो पे डेरिवेटिव गिवन है। तो फिर ये मैंने आपको करके भी दिखाया कि ये कैसे आपको जीरो पे डेरिवेटिव गिवन है। डेरिवेटिव की जीरो पे जो डेफिनेशन बनती है हमने वो बनाई, उसमें हमने अपने जो फंक्शन जी कॉन्जुगेट था उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को पुट कर दिया, और ये फॉर्म हमारे पास बन गई, जिसको देखने से हमें पता चल गया कि अगर आप इस फंक्शन जी कॉन्जुगेट का जीरो पे डेरिवेटिव फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो ये लिमिट बनती है। अब ये लिमिट हमने देखा, हमें इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि जो जी कॉन्जुगेट फंक्शन है किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती किसी भी पॉइंट पे, तो ये लिमिट ही तो डेरिवेटिव है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब ये एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर जब किसी भी पॉइंट पे नहीं करती तो उसमें तो जीरो भी तो शामिल है ना, तो जीरो पे भी नहीं एग्जिस्ट करती। तो एक मेथड ये था, और दूसरा हमने अपने लिमिट में जो हम अलोंग वाई इक्वल्स टू mx लाइन के अलोंग गए, इस पाथ के थ्रू हमने लिमिट को कैलकुलेट करने की कोशिश की, तो उस तरीके से भी हमने देख लिया हमारी जो लिमिट थी वो डिपेंड कर रही थी स्लोप पे वाई एम के ऊपर, और एम की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर कर रही थी, क्योंकि हमारे पास एम का फंक्शन बन गई थी। अगर आप चाहते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करे तो होना क्या चाहिए, यहाँ पे एम खत्म होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ एम फंक्शन बनना चाहिए, तब आपकी लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है। इस केस में क्योंकि हमारे पास ये फंक्शन एम का बन गया है, एम के डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट आंसर करेगा, इसलिए लिमिट कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। सो होप सो आपको समझ आ गई हो। नेक्स्ट एमसीक्यू 18 को देखें। एफ ऑफ जी इक्वल्स टू 1 ओवर जी इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इन द रीजन। ऑप्शन ए जी मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 लेस इक्वल्स टू 1, जी मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन 1, जी मॉड ग्रेटर देन 0 लेस इक्वल्स टू 1, जी मॉड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब आप ये देखें, इसको हमने वैसे तो डिस्कस कर लिया, ऊपर थोड़ा कंटिन्यूटी हमने एक एग्जांपल दी थी जिसमें हमने एक फंक्शन ऐसा लिया था जो कॉन्टिन्यूस था डोमेन ओपन इंटरवल 0 1 पे, लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं था। तो देखिए अगर आप नोट करें तो कुछ उसी किस्म की डोमेन यहाँ पे भी गिवन है, ठीक है। अब आपको यहाँ जो डोमेन गिवन है ये जी मॉड ग्रेटर इक्वल्स टू 0 और लेस इक्वल्स टू 1। यूनिफॉर्मली अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है तो वो कॉन्टिन्यूस भी होता है, ये भी हम कर चुके हैं। अगर कोई फंक्शन आपको ऐसा मिल जाए जो कॉन्टिन्यूस नहीं है तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी नहीं होता। या आप पहले हमने क्या किया, हमने कंट्रा पॉजिटिव बनाया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस इम्प्लाइज करता है कॉन्टिन्यूस फंक्शन को, ठीक है। अगर आप इसको कंट्रा पॉजिटिव बनाएं तो इसका मतलब क्या बनेगा, नॉट कॉन्टिन्यूस implies not uniformly continuous। ठीक हो गया, यानी ऐसा फंक्शन जो कॉन्टिन्यूस ही ना हो तो वो कभी भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हो सकता। तो अगर आप ऑप्शन ए और बी को चेक करें, इसमें क्योंकि जीरो इंक्लूड है और जीरो पे ये फंक्शन जो है वो हमने देखा था ये एक रैशनल फंक्शन है जो कि डिनोमिनेटर के जीरो पे कॉन्टिन्यूस नहीं है, और डिनोमिनेटर के जीरो यहाँ पे क्या बनता है, जी इक्वल्स टू 0 ही बनता है, यानी जीरो ऐसा पॉइंट है जिसपे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो यहाँ क्योंकि इन्होंने डोमेन में जीरो को शामिल किया हुआ है तो जीरो पे तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए नहीं है, सॉरी हमें बताना तो यही है कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, तो ये भी ऐसा इंटरवल है, ऐसा ऐसी डोमेन है जिसपे ये फंक्शन जो है वो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। नेक्स्ट को देखें, इसमें भी यहाँ पे जीरो को शामिल किया गया है, इसका मतलब यहाँ पे भी हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस पे तो ये कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, और अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस भी नहीं होगा।
ऑप्शन सी को देखें, ऑप्शन सी में हमें जो गिवन इंटरवल है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस इक्वल्स टू 1 है। अब आप ये देखिए यहाँ 0 इंक्लूड तो नहीं है, लेकिन हमने ये देखा था कि अगर हम कह रहे हैं किसी डोमेन पे हमारे पास ये जो फंक्शन एफ ऑफ 0 को हम चेक करेंगे ये यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस है, तो इसके एंड पॉइंट पे फंक्शन को मस्ट कंटीन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट इसके फिर 0 और 1 है, 1 पे तो हमें मसला नहीं है, हमें मसला सिर्फ 0 से है। 0 पे ये फंक्शन फिर कंटीन्यूअस नहीं है, तो इसका मतलब ये इस इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस नहीं हो सकता। सेम हम ऑप्शन डी के लिए भी देख सकते हैं कि ये जो इंटरवल हमें गिवन है इसके भी एंड पॉइंट, अगर हम चाहते हैं कि अगर इस पे हम चेक करना चाह रहे हैं कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं, तो हम चेक करेंगे कि क्या इसके बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं उस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस बन रहा है। अब इसमें भी क्योंकि 1 पे मसला नहीं है, 0 का मसला है, 0 पे चेक करते हैं तो 0 पे फंक्शन हमारे पास कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इस फंक्शन का 0। तो ये सारे के सारे इंटरवल जो गिवन है आपको, ये ऐसे इंटरवल हैं जिन पे ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया जाए? तो अब आप ये देखें कि जो लिटरेचर में ये एग्जांपल दी गई है वो किस रेंज के लिए दी गई है, किस इंटरवल के लिए दी गई है कि नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। तो जब हम ये देखते हैं तो हमें ऑप्शन जो है वो सी मिलता है कि जब जी नॉट ग्रेटर देन 0 एंड लेस इक्वल्स टू 1 है तो ये फंक्शन वहाँ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं बनता। वैसे ये सारे इंटरवल ऐसे हैं कि जहाँ पे फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब फिर जब ऐसा हो गया तो हमें क्या देखना पड़ेगा लिटरेचर में, तो लिटरेचर में ये एग्जांपल स्पेसिफिकली दी गई है इंटरवल जी मॉड ग्रेटर देन 0 बट लेस इक्वल्स टू 1, यानी कि सी ऑप्शन। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। 19 को देखिएगा, w equals to z raised to power 1/4 और ओमेगा 4 equals to z is dash फंक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। जब भी आपके पास इस टाइप का फंक्शन आए w equals to z raised to power 1/n, तो वो एक मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता है और वो कितने उसकी वैल्यूज होते हैं, 1/n हो तो n वैल्यूड फंक्शन। अब यहाँ पे 1/4 है तो इसका मतलब ये एक 4 वैल्यूड फंक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी सी हो गई। MCQ 20 को देखें, 20 में हमारे गिवन है एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी मॉड स्केयर इज कॉन्टिन्यूस है। हमें बताना है ये फंक्शन किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, और अगर आपको याद हो तो इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को हम चेक कर चुके हैं। ये एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस था, तो इसका मतलब आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगी, यहाँ लिखा हुआ है 0 ओनली। नो, हम लिखा है कि 0 के अलावा 0 भी, और जो भी पॉइंट आप लेंगे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो 0 ओनली तो नहीं कहेंगे ना। तो ऑप्शन बी को देखिए, एवरी पॉइंट। ठीक है, एवरी पॉइंट, क्योंकि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपने कॉम्प्लेक्स प्लेन का कोई भी आप नंबर लें उस पर ये फंक्शन क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूस हो जाता है। सी में है इंटीजर पॉइंट्स ओनली, तो जब हम पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात कर रहे हैं तो इंटीजर पॉइंट्स ओनली तो नहीं कह सकते। ठीक है, इंटीजर पॉइंट्स पे भी कंटिन्यूस है लेकिन ओनली नहीं कह सकते, क्योंकि ये उससे बड़े सेट पे हमारे पास पूरे कॉम्प्लेक्स जो नंबर का सेट है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन है, उस पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हम ये कहेंगे कि हमारा फंक्शन एवरी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। ऑप्शन MCQ 21, let f of z be continuous for all values of z, then dash is continuous for all values of z। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देखा। इंटरेस्टिंग किस तरह से है, आपको ये गिवन है कि जो आपका फंक्शन एफ ऑफ जी है वो एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और कैसा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तमाम वैल्यूज के लिए जी की कोई मर्जी वैल्यू आप रखें फंक्शन हमारा क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस रहता है। देन डैश इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ जी। फिर हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन ऐसा है कि वो भी फिर तमाम वैल्यूज ऑफ जी के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाए। अगर आप ऑप्शन ए को देखें तो ऑप्शन ए में गिवन है जी ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट को सेपरेटली हमने डिस्कस कर लिया। जी कॉन्जुगेट एक ऐसा फंक्शन है जो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, एनालिटिक है, यानी कि जी की तमाम वैल्यूज के लिए, सॉरी कॉन्टिन्यूस मुझे कहना है, ऐसा फंक्शन है जो जी की तमाम वैल्यूज के लिए क्या रहता है, कॉन्टिन्यूस, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। और हमें एफ भी ऐसा गिवन है जो जी की तमाम वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो अगर आप देखें तो गौर से ये कंपोजिशन गिवन है आपको दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, और जो दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होते हैं उनकी कंपोजिशन हमेशा क्या होती है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होती है। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आप जी कॉन्जुगेट को रख लें एच, तो एच आपके पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है, पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे कॉन्टिन्यूस है, और एक फंक्शन हमें क्या गिवन है, एफ गिवन है, और ये भी ऐसा फंक्शन है जो जी की तमाम वैल्यूज पे या फिर पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब आप इनकी कंपोजिशन अगर फाइंड करें, एफ ऑफ एच, ये आपके पास आ जाएगा एफ इंटू एच ऑफ सी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा एफ इंटू एच ऑफ सी, क्या आपके पास जी कॉन्जुगेट, सी कॉन्जुगेट। ठीक है, ये आपके पास ऐसे बन जाएगा। और हमने ये कहा है कि आपके पास जो एफ फंक्शन है वो जी की तमाम वैल्यूज के लिए क्या है,
कॉन्टिन्यूस है। तो फिर आपके पास ये हमारे पास एक ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये असल में कंपोजिशन है कॉन्टिन्यूस फंक्शन की, और कंपोजिशन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन हमारे पास क्या होती है, कॉन्टिन्यूस होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, और दूसरा आप ये देखिए, हमें कहा है कि आप जी की जगह पे कोई मर्जी वैल्यू रखते हैं, फंक्शन आपका क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस ही रहेगा। तो आप जी की कोई मर्जी वैल्यू रखने में जी कॉन्जुगेट भी आ जाता है। जी जब वो कहते हैं कि आपके पास जी की तमाम वैल्यूज के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो उसे पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन की ही बात की जा रही है। तो पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में जी कॉन्जुगेट नंबर भी तो आएगा ना। तो जब फंक्शन जी की तमाम वैल्यूज के लिए कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ पे आप जी कॉन्जुगेट भी रख देते हैं, तो उस पर भी फंक्शन क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। ऑप्शन बी की अगर बात की जाए, तो ऑप्शन बी में आपको गिवन है जी ऑफ जी इक्वल्स टू एफ ऑफ जी कॉन्जुगेट। अब इसमें आपने ये देखा है, आपको फंक्शन एफ ऑफ जी गिवन है, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और उसके बाद आपको कॉन्जुगेट है। पहले आपने अप्लाई किया था एफ ऑफ एच, अब अगर आप इसको उल्ट कर दें तो आप देखेंगे कि आपके पास यही बन जाएगा। एफ ऑफ एच अप्लाई करने के बजाय इस बार हम कंपोजिशन इस तरह से अप्लाई करते हैं, एच ऑफ एफ। तो जब आप इस तरह से अप्लाई करेंगे तो एच इंटू एफ ऑफ जी आएगा आपके पास। एफ ऑफ जी की वैल्यू लगा दें, एच एफ ऑफ जी किसके इक्वल है आपके पास, एफ ऑफ जी हमने ऐसे रखते हैं, कोई वैल्यू हमें पर्टिकुलर गिवन नहीं है। अब आप इस पे एच अप्लाई करें। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम इस स्टेप को रहने देते हैं, दोबारा से रिपीट हो रही है। अच्छा, हमने ये कंपोजिशन लिख ली है एच इंटू एफ ऑफ जी। अब आप इस पे एच अप्लाई करें। एच किसके इक्वल था, एच आपका जी कॉन्जुगेट के इक्वल था। तो जब आप इस पे कंपोजिशन अप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ जी होल कॉन्जुगेट। तो ये आपके पास आ गया है एफ ऑफ जी होल कॉन्जुगेट। जी कॉन्जुगेट को हम देख चुके हैं, ये एक ऐसा फंक्शन है जो जी की तमाम वैल्यूज के लिए क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब आप देखें, एफ ऑफ जी भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना। एफ ऑफ जी भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और यहाँ पे जी कॉम्प्लेक्स नंबर ही था। तो जब तमाम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जी कॉन्जुगेट जो है वो कॉन्टिन्यूस रहता है, तो ये भी तो एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू है। तो ये भी अगर आप इस यहाँ जो भी वैल्यू बनेगी उसको अगर आप जी की वैल्यू ही कंसीडर करें, तो ये जी कॉन्जुगेट ही बनेगा, उसके लिए भी ये कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ये ऑप्शन भी करेक्ट है। जब ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, इसका मतलब आपके पास बोथ ए एंड बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं इजीली। MCQ 22 डिस्कस हो चुका है। इसमें हमें क्या बताना है कि एफ ऑफ जी इक्वल्स टू जी मॉड स्क्वायर अगर आपके पास फंक्शन हो, ये इज डिफरेंशिएबल है, कि किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, इसको तो हमने जो था प्रॉपर सॉल्व किया था। और हमने ये देखा था कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव अगर हम कैलकुलेट करें तो वो सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसपे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, और वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट जीरो था। जीरो के अलावा कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिलता जिसपे ये फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए। तो फिर राइट ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन एवरी पॉइंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमने कहा सिर्फ ओनली पॉइंट एट पॉइंट जीरो पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपकी करेक्ट ऑप्शन है। ये ऑप्शन रिपीट हो रहा है, ओनली एट सी इक्वल्स टू जीरो, ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे कुछ और होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बनेगा, ओनली एट जी इक्वल्स टू जीरो ऐसा पॉइंट है जिसपे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। 23 को देखिएगा। 23 में हमें बताना है जी स्क्वायर प्लस 16 ओवर जी स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्टिन्यूस एट। ये तो अब आपको हिस्स हो गया होगा कि ये एक रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन मैं क्यों कह देती हूँ, क्योंकि ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है और नीचे भी एक पॉलिनोमियल है, तो जो दो पॉलिनोमियल के क्वेश्चन में होता है वो रैशनल फंक्शन होता है। और रैशनल फंक्शन की कंट्रोलिटी चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है, हम बार बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। जब भी आप जो रैशनल फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन पे क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं, यानी जहां वो डिफाइन होंगे वहां वो कॉन्टिन्यूस होंगे। तो अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस कहाँ नहीं है, तो हम क्या करते थे, हम ये करते थे कि जो हमारे पास रैशनल फंक्शन होता था उसके जो डिनोमिनेटर होता उसके जीरो फाइंड करते थे, और वो जहाँ पे जीरो जो डिनोमिनेटर के जो जीरोस होते थे वो हमारे रैशनल फंक्शन के क्या बन जाते थे, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बन जाते थे। अब आपने ये बताना है कि कहाँ पे कंटिन्यूस है, तो हम देख लेते हैं कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, उनको छोड़ देंगे, बाकियों को कह देंगे कि वहाँ पे ये कंटिन्यूस है। तो ये आपके पास रैशनल फंक्शन है, इसके जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास क्या है, सी स्क्वायर प्लस 1, इसके आपने करने हैं जीरो फाइंड। इसके आप फैक्टर बना सकते हैं, ये आ जाएगा जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से आपके पास ये फैक्टर इक्वल्स टू जीरो, और फिर यहाँ से आपके पास जी माइनस ए उठा इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आपके पास जी की वैल्यू क्या है, जी इक्वल्स टू माइनस ए उठा, और यहाँ से आपके पास जी इक्वल्स टू
प्लस एटा, यानी आपके पास z इक्वल टू प्लस माइनस एटा दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस नहीं रहता। तो इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो अब चेक करते हैं ऑप्शन। ऑप्शन ए एवरी पॉइंट। एवरी पॉइंट तो हम नहीं कह सकते क्योंकि एवरी पॉइंट में तो फिर प्लस आयोटा भी आ जाता है, माइनस आयोटा भी आ जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगी। ऑप्शन बी को देखें, एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। तो प्लस माइनस वन से तो हमने देख लिया हमें कोई खतरा है ही नहीं, अगर हमें खतरा है तो वो तो प्लस माइनस ही होता है, इसका मतलब ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सी को देखें, एवरी पॉइंट एक्सेप्ट z इक्वल्स टू प्लस माइनस ए होता है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि हमने देख लिया इनके अलावा कोई भी पॉइंट मसला नहीं करेगा, यही पॉइंट मसला करने वाले थे। जी नेक्स्ट 23 हमने कर लिया, उसके बाद 24 को देखिएगा। लेट एफ ऑफ z इक्वल्स टू z स्क्वायर प्लस 9 ओवर z माइनस 3 whenever z is not equals to 3 iota, और minus 5 iota when z equals to 3 iota. Then f is continuous at every point, b not continuous at z equals to 3 iota, और c continuous at z equals to 3 iota. अब आप ये देखें कि जब भी आपके पास ऐसा पीस वाइज फंक्शन आता है, पीस वाइज फंक्शन को की अगर आप कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होता है, जहां फंक्शन ब्रेक कर रहा होता है ना वहीं पे आपको कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, क्योंकि जहां पे फंक्शन ब्रेक हो रहा होता है वहीं पे कोई आपके पास अगर मसला हुआ यानी डिसकंटिन्यूटी का, तो वो वहीं पे हो सकता है, बाकी पॉइंट्स पे मसला नहीं होता डिसकंटिन्यूटी का। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा फंक्शन क्योंकि z इक्वल्स टू 3 आयोटा पे ब्रेक हो रहा है, तो हम चेक करते हैं कि z इक्वल्स टू 3 आयोटा पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस बनता है या फिर डिसकंटिन्यूस बनता है। फिर ही हम डिसाइड कर पाएंगे कि कॉन्टिन्यूस एट एवरी पॉइंट होगा या नॉट कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल्स टू 3 आयोटा होगा या कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल्स टू 3 आयोटा होगा। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अगर हमने फंक्शन को चेक करना है कि कॉन्टिन्यूस है या नहीं एट z इक्वल्स टू 3 आयोटा, इसका मतलब हमने क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि फंक्शनल वैल्यू, ठीक है, और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल आ जाए। पहले हम फंक्शनल वैल्यू चेक कर लेते हैं, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना है, जी नॉट हमारा क्या है 3 आयोटा, इक्वल्स टू 3 आयोटा पे हमें फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। तो जब z इक्वल्स टू 3 आयोटा होता है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो -5 आयोटा है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया -5 आयोटा। ये तो फंक्शनल वैल्यू होगी। अब हम इसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट f ऑफ z इक्वल्स टू लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा, इस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं। अब यहाँ देखें फंक्शन कौन सा आएगा, तो यहाँ देखें फंक्शन आपके पास आएगा z इज नॉट इक्वल टू 3 आयोटा में जो फंक्शन दिया गया है। और ये क्यों आएगा, क्योंकि हमने कहा कि z अप्रोच कर रहा है 3 आयोटा को, यहाँ पे हम 3 आयोटा कर लेते हैं। फंक्शन हमारा क्या कर रहा है, 3 आयोटा को अप्रोच कर रहा है, इक्वल्स टू 3 आयोटा नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते, हम लेंगे ये वाला। तो यहाँ आपके पास जो फंक्शन है वो लिख दें। ये आपके पास फंक्शन है z स्क्वायर प्लस 9 ओवर z माइनस 3 आयोटा। इस लिमिट को सॉल्व करेंगे, क्या कर सकते हैं हम इसके फैक्टर बना लेंगे z 3 आयोटा। z के प्लस 9 के फैक्टर अगर आप बनाते हैं तो ये बनते हैं z माइनस 3 आयोटा और z प्लस 3 आयोटा ओवर z माइनस 3 आयोटा। अब आप क्या कर सकते हैं, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचा है, लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा और यहाँ से आपके पास आ गया z प्लस 3 आयोटा। अब आप लिमिट को पुट कर दें, तो आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, z की जगह पे 3 आयोटा लगाएंगे, क्या बन जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा लिमिट z अप्रोचेस टू 3 आयोटा f ऑफ z इक्वल्स टू, z की जगह पे लगाया 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा इक्वल्स टू 6 आयोटा। फंक्शनल वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो हमारे पास आई थी -5 आयोटा। लिमिटिंग वैल्यू हमने कैलकुलेट की है वो हमारे पास क्या है 6 आयोटा। इन दोनों को अगर आप हम देखते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो इक्वल नहीं आई है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू के। तो फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इक्वल नहीं है तो हमारे पास इसका मतलब क्या, फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। z इक्वल्स टू 3 आयोटा पे 3 z इक्वल्स टू 3 आयोटा पे हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन फिर क्या बनेगी, ऑप्शन ए हम नहीं कह सकते क्योंकि हमें एक पॉइंट z इक्वल्स टू 3 आयोटा ऐसा मिल गया जिसपे फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी देखिए, नॉट कॉन्टिन्यूस एट z इक्वल्स टू 3 आयोटा, जी ये हमारे करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि इसको हमने चेक कर लिया, यहाँ पे हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है z इक्वल्स टू 3 आयोटा पे। और सी है कॉन्टिन्यूस एट सी इक्वल्स टू 3 आयोटा, तो जब नॉट कंटिन्यूस है तो फिर कंटिन्यूस तो नहीं कहेंगे ना, तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन बतानी थी, तो जो क्या बनेगी आपके पास ऑप्शन बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन।
अब उसके बाद देखिए 25, लेट f of z equals to u of x y be defined in some neighborhood of z naught, then f is continuous at z naught equals to x naught plus iota v naught. अच्छा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, फंक्शन f of z equals to u of x y plus iota v of x y, ये हमारे पास फंक्शन बनेगा f of z equals to u of x y plus iota v of x y be defined in some neighborhood of z naught, then f is continuous at z naught equals to x naught plus iota y naught. अब हमने ये बताना है यहाँ क्या आएगा, u and v are continuous at x naught y naught. अब अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फंक्शन f of z जो है वो कॉन्टिन्यूस हो जाए एट पॉइंट x नॉट y नॉट पे, या फिर आप कह लें f of z कॉन्टिन्यूस हो जाए एट z नॉट, तो ये कब होगा, अगर जो फंक्शन f of z था उसका जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों भी क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो इस पॉइंट पे, ठीक है। जब आप इसको एक्स वाई फॉर्म में लिख रहे हैं तो z नॉट भी एक्स वाई फॉर्म में जाएगा, तो ये बन जाएगा x नॉट y नॉट। दोबारा से सुनिएगा, अगर हम चाहते हैं हमारा फंक्शन f of z जो कि इक्वल होता है u of x y प्लस iota v of x y, अगर हम चाहते हैं हमारा कोई फंक्शन f of z z नॉट पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाए, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ जो इस फंक्शन के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है वो दोनों भी उस पॉइंट पे क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए। अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट फंक्शन के जो है वो उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे तो वो फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है। और इसकी वजह क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि इफ एंड ओनली इफ क्यों आया यहाँ पे। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे आया इफ एंड ओनली इफ। आपने एक रिजल्ट हमारे पास, ये तो कंटिन्यूटी की बात होगी कि अगर आप पूरे फंक्शन की कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं किसी पॉइंट पे, तो वो तभी है जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट भी उस पॉइंट पे क्या हो, कंटिन्यूस हो इफ एंड ओनली इफ के साथ, यानी इसका कन्वर्स भी ट्रू है। अगर रियल और इमेजिनरी जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं एज फंक्शन वो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूस है, तो वो फंक्शन जो था एफ ऑफ जी इटसेल्फ वो भी कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट पे, तो दोनों कन्वर्स भी इसका होल्ड करता है। अच्छा, एक रिजल्ट आपने लिमिट के लिए देखा होगा कि अगर आपके पास फंक्शन एफ ऑफ जी है और एफ ऑफ जी आपके पास u प्लस आयोटा v आपके पास फंक्शन है, एफ ऑफ जी की हमारे पास लिमिट है जो कि क्या है, आप देख लें ये लिमिट l है। हम कह देते हैं कि अगर आपके पास z अप्रोच करे z नॉट को, तो फंक्शन जो एफ ऑफ जी है वो किसको अप्रोच करता है, l को, और l हम ले लेते हैं कि l जो है वो a प्लस आयोटा v। तो ये तभी पॉसिबल है, हमारा फंक्शन जो है वो लिमिट l को तभी अप्रोच करेगा इफ एंड ओनली इफ जो ये फंक्शन के रियल और इमेजिनरी पार्ट है ये क्या करें, u जो रियल पार्ट है वो लिमिट के रियल पार्ट को कन्वर्ट करे, और जो इस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट है वो लिमिट के इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करे, यानी कि ये b को कन्वर्ट करे। दोबारा से देखें, हमने कहा कि हमारा फंक्शन अगर एफ ऑफ जी इक्वल्स टू यू प्लस आयोटा v था, और मैं कहती हूँ कि जब z अप्रोच करता है z नॉट को, तो एफ ऑफ जी किसको अप्रोच कर रहा है, l को, जिसमें l हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा v। ये तभी अप्रोच कर सकता है फंक्शन एफ ऑफ जी एल को अगर जो फंक्शन एफ ऑफ जी उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट्स थे वो लिमिट जो हमारी है उसके कोरस्पॉन्डिंग जो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं रिस्पेक्टिवली उनको कन्वर्ट करें, रियल पार्ट को कन्वर्ट करे लिमिट के, इमेजिनरी पार्ट फंक्शन का जो है वो लिमिट के इमेजिनरी पार्ट को कन्वर्ट करे, तभी हमारा फंक्शन एफ ऑफ जी जो है वो आई को कन्वर्ट कर सकता है। और ये इफ एंड ओनली इफ के साथ है। जब ये कंडीशन इफ एंड ओनली इफ के साथ है तो आपको पता है कंटिन्यूटी में तो आप लिमिट फाइंड करते हैं, तो वहां पे भी इफ एंड ओनली इफ के साथ कंडीशन चली जाती है, तो इस वजह से हम यहाँ पे लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। तो हमारे करेक्ट ऑप्शन जो आ जाती है वो इफ एंड ओनली इफ आ जाती है। तो ये थे इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। राइटिंग पे आपने नहीं जाना, ठीक है, आपने देखना है कि आपको समझ आ जाए। तो अपना ख्याल रखिएगा, और इस तरह के और एमसीक्यूज जो है प्रैक्टिस के लिए आप बुक से देख सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर इकबाल की बुक कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के। इसके अलावा आप जिल की बुक को पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, आप वहाँ से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं मजीद प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।